जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोई और स्टूडेंट हमारे ग्रुप में है कोई? मुझे नहीं पता। एक आध कोई है शायद। ठीक है, जब तक हम आपके पास बुक है कोई? जी अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आप स्क्रीन पे अगर आपको बुक नजर आ रही हो ये, नहीं। अच्छा मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको। अच्छा, नजर आ रही है आपको ये? जी सेकंड में नजर कोई शेयर कर। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपका ये वाली बुक है? जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर शायद आपने आपने सिलेबस से मैच किए थे इसके कंटेंट्स को? जी मेरे पास ये एग्जैक्ट यही बुक है। नहीं, ये एक बुक है और उसके साथ जो आपका कैम्ब्रिज का सिलेबस है, आपने उससे मैच करके देखा है ये? कैम्ब्रिज के सिलेबस के साथ तो नहीं करके देखा। अच्छा, मैं ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास एक सिलेबस आपका है ना यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये सारे एएफ का टॉपिक है। चैप्टर 6 जो है ये हमारा क्या है? बिजनेस स्टडी। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे ना? जी अच्छा, अगर हम मैंने सिलेबस खोला हुआ है, सिलेबस आपको शायद ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। अच्छा, सिलेबस मैं आपको शेयर करता हूँ, लेकिन शेयर पे है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी ये नजर आ रहा है आपको ये सिलेबस? जी अच्छा देखें, यहाँ पर जो है ना, आपको ये बिजनेस स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखें, ये ए लेवल का सिलेबस यहाँ से, ठीक है? और आपको जी आपको पता है एक पेपर है, ये तो आपको पता होगा ना, एक ही पेपर 3 आवर्स का होता है। अच्छा, जी अब जो है हम बुक को अगर देखें, बुक के चैप्टर नंबर 6 में यही लिखा हुआ है, बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर ए लेवल का है वो बिजनेस साइज है, ठीक है? तीसरा जी एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। और हम बुक को देखें तो ये जो बुक देखी ना हमने, सिलेबस में अगर देखें, एंटरप्राइज, साइज ऑफ द बिजनेस, इसके बाद था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। ये सारे जो टॉपिक हैं, ये बुक जो है वो सारी के सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है, ठीक है? ये मैं सारे में जी आपने मैं सारी चीज देख चुका हूँ। आप चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा, सारे को कोई कंटेंट करते हैं। क्लियर है? जी अच्छा, ये हमारी सेकंड क्लास है ना? जी अच्छा, आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? जी क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 7। 6 नहीं पढ़ा था? नहीं अच्छा। सर ये जो 6 वाला चैप्टर है, जी जी ये सारा इकोनॉमिक्स जो हमने पहले पढ़ा है, ये टैरिफ, ये सारा कुछ, या प्रोटेक्शनिज्म या प्राइवेटाइजेशन, वही सारा कुछ है ना? जी जी जी, बिल्कुल वही। अच्छा, लोकल इंटरनेशनल इंटरनेशनल के आपको पता है ना? जी अच्छा, ये सब पढ़ा, वेरी गुड। जो आपकी चीज फिर आपका इजी है ना, उसको आप रीड कर लें और फिर अगली क्लास में जी। डिस्कस कर लें। जब भी कंप्लीट होगा तब हम आगे की चीज पढ़ेंगे ना, तो वी कैन नॉट कंप्लीट तो आवर सिलेबस। सर आप इनके रिसोर्सेज दे दें, जी जी मतलब कोई जी क्वेश्चन जी आपने जो बनाया। जी जी, इसमें जी जो है ना, इसमें जो है ना, ये कुछ चैप्टर कंप्लीट होंगे तो फिर मैं आपको फर्दर देना शुरू करूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, मुझे ये जी बताएं कि आपको इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में क्या फर्क है? डू यू नो एनी डिफरेंस? मल्टीनेशनल इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल, या मल्टीनेशनल जो होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल एक ही नहीं है? ये फर्क होता है इसके अंदर, ठीक है? जब भी फर्क तुम होता है? जी, फर्क होता है।
मल्टीनेशनल तो वो होते हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल में भी यही होता है, तो कोई ना कोई। ऑपरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल में भी यही होता है, तो हम इसको जी। डिफरेंट किसको करेंगे? देखिए, देखिएगा, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ये है कि आप यू प्रोड्यूसिंग इन वन कंट्री एंड सेलिंग मोर देन वन कंट्री, दैट इज इंटरनेशनल। और बट मल्टीनेशनल ये क्या है, ऑफिसेज और फर्म्स भी होंगी दूसरे कंट्रीज में। प्रोडक्शन फैसिलिटी मोर देन वन कंट्री, वेरी सिंपल, प्रोडक्शन फैसिलिटी। जी। क्योंकि देखें, अगर आप एक से ज्यादा कंट्री में सेल करें, ऑफिस तो आपके हर जगह ही होंगे ना, डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्शन फैसिलिटी मोर देन वन कंट्री है, तो फिर क्या मतलब है आपकी मल्टीनेशनल? क्लियर है? जी। चले, ग्रेट। छोटी-छोटी चीज़ें या थोड़ा सा वो क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये हम आपको आता है पूरा, देयर नो इश्यू, आपने जी। रीड कर लिया होगा। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? पता है ना आपको फ्री ट्रेड का मतलब? जी, जब ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल, वेरी गुड। मतलब कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना? लेकिन इसमें जैसे आपको पता होगा यूरोपीय यूनियन है, उससे विद इन द यूरोपीय यूनियन देयर इज नो ट्रेड बैरियर। ठीक है, ट्रेड ब्लॉक्स जी। होते हैं, ये सब आपको पता है ना? ट्रेड ब्लॉक्स जी। क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होता है, यूरोपीय यूनियन क्या होती है, और सॉरी जी। इकोनॉमिक यूनियन क्या है, इसका डिफरेंस सारा पता है आपको? जी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये यूरोपीय यूनियन जो है, आप क्या समझते हैं यूरोपीय यूनियन जो 25-26 कंट्रीज का जो एक ये पूरा वो बनाया हुआ है, यूनियन यूनियन बनाई है, इसको क्या बोलेंगे? ये ट्रेड ब्लॉक है या ट्रेड इकोनॉमिक यूनियन है? इकोनॉमिक यूनियन, वेरी क्योंकि गुड, उनकी करेंसी भी सेम है वेरी और गुड, फिर वेरी उसके गुड। बाद खाली, कॉमन। वेरी गुड, उनकी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम है, ठीक है? जी। तो सारी पॉलिसी जब सेम होती है, नॉट ओनली ट्रेड बैरियर तो है ही नहीं, तो अगर ट्रेड बैरियर जी। भी नहीं है, आपकी करेंसी भी सेम है और पॉलिसी भी जो है ना वो कंबाइन है, तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक यूनियन। वेरी गुड, शाबाश। तो आपको जी। चीजें इकोनॉमिक्स के हिसाब, आपको चीजें पता होंगी, गुड। अच्छा, ये इसके जी। बेनिफिट वगैरह भी आपको पता है, तो हम वी कैन गो फर्दर, ठीक है? ड्रॉबैक्स वगैरह जी। आप रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए आपने? क्वेश्चन नहीं, मैंने बस वर्कशीट्स टाइप के किए हैं। अच्छा, वो किए हुए होंगे आपने। अब ऐसा करते हैं, बुक वैसे, क्योंकि देखें जो आप, अगर हम पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो पास्ट पेपर में तो आपको मिलेंगे जैसे वो कई चैप्टर कवर किए हुए होंगे, ठीक है? अब बुक्स में जी। से यहाँ से क्वेश्चन अगर हम उठा लें और फिर यहाँ से कर लें, कर सकती हैं आप ये वाले छोटे छोटे, मतलब ताकि जी। जस्ट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक है? ये मैं अगर जी। मैं इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है? जी। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर अगला चैप्टर भी हमने शुरू स्टार्ट कर दिया था जी, वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर ही लिया था सारा। जी। गुड गुड, ठीक है, ठीक है। साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक हमने। है। जी जी, जी। इंटरनल ग्रोथ एक्सटर्नल अब ग्रोथ हमने पूरा पढ़ लिया जी। आप सॉरी, आप क्या कह रही हैं? कह रही हूँ, आपने कहा था आप ग्रुप में इनके वो सेंड करेंगे वर्कशीट और वो सारा कुछ, और मैं अच्छा वेट अच्छा, कर रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिर मैं है ना, फिर इसकी जो डिटेल में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जी। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट वर्क कम से हमने, हाँ सारा पढ़ लिया था हमने, गुड, ठीक 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 ठीक। मार्जिनल मार्केटिंग पूरा पढ़ लिया था ना, अब अगले चैप्टर पे हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल जी। इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस शायद जो एक्टिविटी। मैंने जो चैप्टर नंबर 6 के जो काम किए है वर्कशीट जो, वो मैं आपको सेंड कर दूँ ग्रुप में, आप चेक करके। बिल्कुल ठीक है, चलिए सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूँ, जी। ठीक ठीक है। अच्छा, है। जी। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का क्या आपके ज़हन में क्या आता है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब समझ में आता है आपके? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है बिज़नेस के ऊपर? स्टेक होल्डर्स जो आउटसाइड बिजनेस है। जी, भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली जो आपके एक तो इंटरनल होता है ना, इंटरनल का आपका मतलब जो आपके मैटर्स हैं सारे, ठीक है ना? एक्सटर्नल का मतलब है, देखें, ये हो सकता है जी। कि आपके पास कोई पॉलिसीज़ हो सकता है कि आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है। जी, कल इन्होंने जॉइन कर लिया इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, हाउ आर यू? हेलो इमरान, हाउ आर यू?
I'm fine, sir. ओके, अच्छा ईमान, सॉरी आई थॉट इट्स इमरान। No, it's ईमान, Iman. ओके ओके ईमान, गुड। अच्छा ये आपका स्टेटस क्या है, आपने कितना कर लिया? आपने आपकी हमारी ये पहली क्लास है ना आपकी? Yeah, you mean first class, sir. ओके, अच्छा एक्चुअली वी स्टडी 2 चैप्टर 6 and 7। अच्छा, डू यू हैव द सेम बुक? डू यू हैव दिस बुक? इफ यू डोंट हैव आई कैन शेयर इट टू यू। Yeah. Yes, sir, I do have it. Same book, okay. Okay, then that's good. So we studied so far chapter number 6 and chapter number 7, and today we are going to start chapter number 8. ठीक है, तो अब इसमें हम जो 6 के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस से जो बाहर की जो आपको जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस के ऊपर, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, आप जहाँ पे बिजनेस कर रही हैं उसमें सारी आपको सोसाइटी को भी देखना है, आपकी इनकी फिजिकल एनवायरनमेंट को भी देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल एक्सपेरियंस व्हाई द स्टेट इंटरवेन, ये लॉ एंड सिचुएशन आगे कोई ऐसी आ जाती है आपके पास। ठीक है, ये सब हम बैठ के वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक। अच्छा, गुड एग्जांपल बट टेलीफोन इट्स फाइन। ठीक है, अब ये नोकिया ने नोकिया जैसे अपने काम किया, लेकिन अच्छे गुड एग्जांपल, लेकिन क्या हो गया इनके ऊपर? फाइन हो गया। ठीक है, ये कंपनी उनको फाइन हो गया, मतलब ये कि आपका एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट कर रहा होता है। आप समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अभी समझ में आ रहा है आपके कि ये आप बिजनेस जब कर रहे हैं, जो Yes. आपके आपके के अंदर, तो बाहर के साथ जो जो फिजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर सकता है आपको, दूसरे कॉम्पिटिटर आपको अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर जो चीजें वो अफेक्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट की जो लॉज हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है इसको वन बाय वन एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आए द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ ऑन बिजनेस एक्टिविटी, पहले वाली चीज ये आ गई, गवर्नमेंट की लॉ एंड जो एक्टिविटी जो है वो इस पे आ गई। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको अफेक्ट कर रही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो है लीगल कॉन्स्टेंट्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिजनेस है, आप अपनी मर्जी से सारे बिजनेस नहीं कर सकती, आपको कुछ लीगल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट जो है ऐसे देंगी जो कि ऐसा नहीं, तो जैसे आपने शायद देखा होगा कि जो कभी आप ऐड देखें KFC का, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है, बहुत ही बड़ा सा जो है ना वो बर्गर है, ऐसा लगता है कि आपने एक बर्गर आपने परचेज किया, पूरा घर खा लेगा आराम से। लेकिन जब ऑर्डर करके जब वो डिलीवर होता है, तो वो इतना सा होता है कि आपको एक बंदे के लिए भी काफी नहीं होता। ये आपने कभी नोटिस किया इस बात को? हैव यू नोटिस इट? Yes. तो बेसिकली ये जो ना, ये जो आप शो कर रही हैं, दिखा रहे हैं, इट इज इलीगल। आपने जो चीज शो कर रहे हैं, और कभी आपने मिसाल के तौर पर आपने कोई आपने एक आपने ऐड दिया, आपने बोला इसके साथ जो है ना ये पूरा आपका डिनर सेट आपको साथ में फ्री दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इलीगल ये नहीं है कि जो बच्चों के टॉयज हैं इन्हें मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये भी है, ऐसी चीजें जो नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीजें जो कि आपके जैसे 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 आपके पास पाकिस्तान के अंदर आप जो है अगर ये है वाइन है, इसका आप ऐड वगैरह जो है ना यहाँ पे नहीं दे सकते इस तरह। ठीक है, ये आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आप, तो ये सारी बेसिकली एक सारे कॉन्स्टेंट हैं जो आपको करने पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई अभी ऐसी चीज में कोई वल्गर चीज आप एडवर्टाइजमेंट में नहीं शो कर सकती हैं आप, ये और भी जो भी लॉज आपके गवर्नमेंट के है ना, यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, अब देखें लीगल कॉन्सेप्ट मिसाल का, तो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, आपको पता है मिनिमम जो हमारे पास पे है वो आपको देखना है, एम्प्लॉयमेंट को जो कंडीशंस है वो देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है बिजनेस ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आप जरूरी है, लाजमी है कि हर जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उसके सर पे एक हार्ड किस्म की कैप हो, उसके हाथ में ग्लव्स हो, और तमाम जो प्रोटेक्शन को जो है वो सब आपको करने पड़ते, चाहे आपकी कितनी कॉस्ट उसके ऊपर आ जाए, यू हैव टू बियर इट। दूसरा क्या, मार्केटिंग बिहेवियर एंड कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट भी है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज सेल की है, तो आपने बोल दिया हम तो वापस, नो रिटर्न नो एक्सचेंज लिखा हुआ होता है ना ये, तो ये गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपको वापस करना है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस कंपटीशन है, लोकल बिजनेस, इस तमाम का तमाम जो वो है जो कि आपको आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक लॉ है, लॉ इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस, हमने भी कहा अभी लॉ को पढ़ा, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। मिसाल के तौर पर हमने एम्प्लॉय को हायर कर लिया,
और उसको अपनी मर्जी से जो है ना अपना टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम उसे लेना, उससे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या उसको हमने जो है ना जो गवर्नमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 18,000 अगर है, तो अगर 18,000 से ये 16,000 है, जो भी जो हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट डिसाइड अगर वो सेट की हुई है, अगर उससे कम पे हायर कर रहे हैं क्योंकि बेचारा मजबूर है, वो हमारे कहने पे आ जाए, उसको पता नहीं क्या, तो ये इलीगल है। ठीक है, तो ये तमाम चीजों को हमें देखना है। अगर गवर्नमेंट का कोई वो आते हैं और अगर आपके पास जो है वो रेड होता है, तो फिर वो आपको उसके कॉन्सिक्वेंस बियर करने पड़ेंगे। अच्छा, एक्सेसिव यूज ऑफ ट्रेड यूनियन, ये भी देखें, ये भी जो इलीगल है। कंट्रोल एक्सेसिव यूज ऑफ, ये भी ये नहीं कि अगर आपने बहुत ज्यादा, अगर आपके पास ट्रेड यूनियन बड़ी स्ट्रांग है आपके, तो आपने ट्रेड यूनियन को कंट्रोल कर लिया। देखें, चंद मुल्क के ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा है बच्चों दोनों आप लोगों ने? ट्रेड यूनियन दोनों ने पढ़ी हुई है? पता है ट्रेड यूनियन यस, होती क्या चीज है ये? ट्रेड यूनियन किसे बोलते हैं? जो कंट्रीज आपस में मिलके ट्रेड करते हैं नहीं, कंट्री और नहीं, उनके नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेड यूनियन नहीं है। अगर बिजनेस के अंदर कोई ट्रेड यूनियन है, बिजनेस के अंदर ट्रेड यूनियन देखिए, चले तो ट्रेड यूनियन जो जो आपके बिजनेस के अगर उसके अंदर होता है आपका, मतलब एक फर्म के, हर फर्म के अंदर कोई ट्रेड यूनियन अगर होती है, तो वो क्या होती है? बेसिकली वो ट्रेड यूनियन के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वर्कर्स के होते हैं, एम्प्लॉयज के होते हैं, जो कि जो है ना वो जो कंपनी के या फर्म के जो ओनर होते हैं, उनसे डील करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द होल एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा, वो और फिर वो जो ग्रुप पीपल पीपल होता है, वो कन्विंस करता है ओनर को कि भाई पे रेस करें या कंडीशन अच्छी करें या हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी करें। अच्छा, उनकी बात जो है ना फिर तमाम एम्प्लॉय भी उनकी बात मानते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो जो एडवांस कंट्रीज हैं, उसके अंदर आप उसको यूनियन का बड़ा रोल होता है, लेकिन वो यूनियन जो है ना वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ना वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ना वो एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनका बहुत मतलब एज ए मिडिल मैन काम करते हैं। तो काम क्या करते हैं, बल्कि वो बेसिकली जब अगर कोई हमें बात करनी है वर्करों से, तो वो चंद ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, समझे एक तरह के आप कह सकते हैं लीडर्स होते हैं। वो एक ग्रुप होता है जो कि कन्विंस करता है तमाम, क्योंकि तमाम लोगों से तो एक साथ बात नहीं कर सकते ना, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो दैट इज एक्चुअली ट्रेड यूनियन। ठीक है। तो एक्सेस यूज ऑफ ट्रेड यूनियन, आप एक्शन जो कलेक्टिव एक्शन जो है ना, जैसे कलेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि सारे के सारे लोग मिलकर अगर वो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो ट्रेड यूनियन वाले अपने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी, हमने बंद कर दिया, तो वो भी अगर वो गलत तौर पे कर रहे हैं, जो अगर उनके राइट कोई ऐसे नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज है जो कोई प्रेशर डालने के लिए, तो वो भी उसमें अलाउ नहीं है। ठीक है। और या फिर ना एम्प्लॉयर को अलाउ है कि ट्रेड यूनियन को जो है ना सप्रेस कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यस, अच्छा, लीगल कांस्टेंट यूजुअली कवर द फॉलोइंग। अभी देखिए लीगल कांस्टेंट क्या है। अब ये क्या है? अब रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी बड़े रूल्स हैं। लेकिन किसको, जिसको आप रिक्रूट कर रहे हैं, वो उसके लिए बाकायदा क्राइटेरिया हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो। क्योंकि आपको पता अगर आप पाकिस्तान का जिक्र करें, तो पाकिस्तान में ऐसे कई लोग अप्लाई करते हैं हम लोग, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई टेंडर एग्रीमेंट नहीं होता, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, वो जिसको चाहे जब चाहे जिस कंडीशन पे हायर कर लेता है, और जब चाहे जिस वक्त चाहे उसको वो टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। चाहे वो ओरली हो, उसमें अगर कुछ भी उसने कहा हो, लेकिन जब चाहे उसको वो और उसके पास जो आपका जो एम्प्लॉय है, अगर उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो उसके पास वो नॉर्मली हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर जो लेकिन जो एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ पे तमाम रूल्स को फॉलो किया जाता है, वहां पर अगर किसी एम्प्लॉय को अगर आपने टर्मिनेट कर दिया और बिकॉज उसकी कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं लिखा, रिटर्न नहीं है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, और उधर क्या होता है कि कोर्ट में जाने से वो जो अगर उसके पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको जो है ना वो लॉयर प्रोवाइड करती है, वो उसको केस लड़ती है, और अगर वो एम्प्लॉय है, अगर वो केस जीत जाता है, तो उसकी सारी कंपनसेशन उसको दी जाती है, और वो बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आपके पास जो है वो जो एडवांस कंट्रीज जो होती हैं, जिसमें आपको यूके, यूएसए, कनाडा और जो भी आपकी यूरोप की जो सारी कंट्रीज हैं,
जहाँ पर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है, वहां पर किसी एम्प्लॉय को ये गलत जो है ना उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, ना उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनके लिए उनको बड़े जबरदस्त किस्म के कॉन्सिक्वेंस को बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क, ये भी मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ पर ये काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत प्रॉपर हो। पाकिस्तान में फिर बाद में पाकिस्तान का मतलब बेसिकली है कि पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, इन तमाम जो 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 बांग्लादेश है, ये वो छोटे छोटे मुल्क हैं, नेपाल, भूटान, ये वो जहाँ पर लॉ इतना इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सेल्फ सेफ्टी है बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। अब ये हम मैं जो मिनिमम वेज भी नहीं, जैसे आपके जिक्र किया मिनिमम वेज का, ट्रेड यूनियन राइट्स एंड कॉम्पिटिशन, हमने ये बात की थी। अच्छा, अब हम जो सारी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो क्या किया था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। मेरे ख्याल एक एक चीज पढ़ के तो आप बोर भी हो जाएंगे आप लोग, लेकिन आप जस्ट थोड़ी एक चीज मैंने इसलिए डिटेल से पढ़ दी ताकि आपको अंदाजा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ मेन मेन चीजें आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक जी है। थोड़ी सी असल में बिजनेस थोड़ी सी आपकी बोरिंग होती है क्योंकि इसमें जो है ना वो वन वे होती है, तो आप लोग इन टू वे करेंगे तो शायद हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें, इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी ना, तो आप लोग बोर नहीं होंगे, ना मैं बोर होऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर हैं। अच्छा, इन अदर कॉन्सेप्ट, ये देख, सर जी जी बोले प्लीज। हम पास पेपर क्वेश्चंस वगैरह कब स्टार्ट करेंगे? पास पेपर ना जब जो कुछ एक दो चैप्टर कर लेंगे ना, जब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम, ओके तो हम, क्योंकि वजह उसकी ये है कि अभी मैं अगर मैं अभी 10 मिनट के बाद ना आपको मैं पास पेपर भी दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास कोई एक क्वेश्चन भी होगा ना, उसके अंदर जो है ना केस स्टडी बेस पे होता है आपका ना पेपर, तो वो बेसिकली वो तकरीबन वो अच्छे खासे चैप्टर में ऑलमोस्ट अगर कहना चाहिए मोर देन 50% सिलेबस को एक ही चीज कवर कर लेती है, या एक क्वेश्चन के अंदर या एक केस स्टडी के अंदर वो बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ओके तो ऐसा कोई पास पेपर नहीं मिलेगा आपको कि एक टॉपिक, एक चैप्टर या दो चैप्टर से वो क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं आपको शेयर करूंगा, आपको ये बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी कोशिश ये कर रहे थे, मेरा तरीका ये होता है कि मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, आपने देखा होगा ज्यादातर जो है ना टीचर्स जो होता है वो करते हैं पास पेपर से क्वेश्चन लिया और उसको सॉल्व करा दिया, वो आपके समझा दिया, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका बेसिकली है कि मैं पहले कंटेंट आपको क्लियर कराता हूँ। वजह उसकी क्या है, ये ऐसा क्यों कराता हूँ, उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो आपके पास पेपर में हो सकता है, हाँ, आपको पता होगा कि कैम्ब्रिज का हर साल एक अलग पेपर आता है। पिछले आप 5-10 साल के पेपर उठा के देख लें, हर चीज अलग उसमें आता है। इसमें ये अगर अगर आप कंटेंट आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने तो कहा है कि सिलेबस आपको दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस पढ़े नहीं पढ़े वो तो सिलेबस में कहीं से भी आ सकता है कोई चीज। तो अगर आप कंटेंट थोड़ा सा रीड कर लेंगे, टच कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं करना है, जस्ट यू शुड हैव इन योर, जैसे भी मैंने आपसे जिक्र किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीनेशनल फर्म और इंटरनेशनल फर्म, छोटी सी चीज है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे ये नहीं पढ़ी तो बाद में हो सकता है आपको, हो सकता है डिफाइन मल्टीनेशनल फर्म और डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीनेशनल फर्म इंटरनेशनल फर्म, अगर आपको नहीं पता तो दायरे गलत हो जाएगा फिर आपका। तो ये बुक करने का मतलब सिर्फ ये है, आप लोग अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं कैम्ब्रिज में, तो कोशिश ये करें इसकी एक एक चीज को पढ़े, सिर्फ रीड करें, डोंट ट्राई टू मेमोराइज द थिंग, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी कभी ना करें। वजह उसकी क्या है कि जब पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका अनकॉन्शियसली आपका जहन में आपकी चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, मैं पूरा लेक्चर आपसे ना कल पूछे मैंने क्या क्या बोला, हो सकता है आप सब बात ना बता सकें, लेकिन अगर आप 3 घंटे की कोई मूवी देखें, कितने 3 घंटे की, और उसके बाद में आपसे जो ना 4 महीने के बाद ये पूछूं ना, कोई अगर आपको कोई वो सीन आपको मत दिखा, आप बोले हाँ ये वही वाली फिल्म है, क्यों, कि आप वो फिल्म को याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आपको उसको मेमोराइज करने की कोशिश, वो तो आप क्योंकि कॉन्सेंट्रेट होता है आपको सिर्फ एक रफली तौर पर तफरीक तौर पर पढ़ लेते हैं आप, लेकिन सुन देख लेते हैं फिल्म, तो वो आपको याद रहती है। तो दिस इज यू हैव टू अप्लाई द साइकोलॉजी हियर। क्या अप्लाई करना है आपको, सिर्फ रीड करना है आपको, सिर्फ जस्ट फटाफट, लेकिन रीड सारी चीज करनी है, ठीक है, क्लियर है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं वो तो नहीं कर रहा, आपको बोर तो नहीं कर रहा, नो सर नो सर चलें गुड। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस हम, अच्छा मेन में चीज हम कर लेते हैं, फिर आप ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी हमने कहा है कि हेल्थ सेफ्टी रूल क्या क्या होना चाहिए आपके पास, जो जो एक्टिविटी हमारे पास है, जो जो आपके लॉ हैं, देखें अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक सेकेंड, अभी मुझे एक चीज याद है,
इधर होल्ड करिएगा, ठीक है ना। आपको चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इससे हेल्थ ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना गवर्नमेंट के, मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। थोड़ी फाइल खुलने में टाइम लग रहा है। हाँ खुल गया, चल अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये नजर आ रहा है आपको यहाँ इसकी? यस अच्छा ये देखें, ये है आपको लिखा होगा ये फ्लोरिडा के अंदर। ये कोई किसी बुक का नहीं है ये मैंने जो है ना वहां से एक जब मैं फ्लोरिडा गया था मैंने वहां से ये चीज ली थी। एक हमारे मामू का मकान है, ये वो है दुकान है ना, ये वो सॉरी पेट्रोल पंप है। अब आप देखें कि इसमें क्या है, ये सब चीज आपको ये कंपलसरी लगाना है, ये वॉल पे लगाना जरूरी है। ये जैसे आपका वो लॉ है ना, जैसे किसी को पता ही नहीं है, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होता ना ये बाकायदा उस शॉप के अंदर जो हमके पास पंप के साथ जो है नी ट्रक शॉप होती है, उसके अंदर बाकायदा ये लगाया हुआ था। अच्छा ये देखें कि आपको ये इसका मतलब इसे ये लगाने का क्या आपको कोई बता सकता है दोनों में से कि भाई ये प्लेस करने का मतलब क्या है? क्यों गवर्नमेंट की ये भी एक लॉ है कि यू हैव टू डिस्प्ले इट, डिस्प्ले करने का क्यों क्यों वजह क्या है इसकी? ताकि गवर्नमेंट जो है वो ताकि बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि हर एम्प्लॉय के नॉलेज में ये बात हो, क्योंकि ऐसे बहुत से राइट हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे ह्यूमन राइट में बहुत से राइट हैं, बट वी डोंट नो। अगर कोई आपको पता है, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपको ऑन द वे अगर कोई रोकता है और जो लाइसेंस आपसे मांगता है या जो मांगता है, तो आपको पता है डॉक्यूमेंट मांगने के लिए वो आम सिपाही जो है जब वो नहीं मांगता, इट हैज टू बी SHO, यानी कोई बड़ा ऑफिसर हो जो इंस्पेक्टर हो, उससे कम का रैंक वाला जो आपका जो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर लॉ है वो आपसे नहीं मांग सकता। लेकिन हमें पता है ये बात? हमें नहीं पता। कोई भी पुलिस वाला होता है, कोई भी बंदा आता है रोक के हमसे वो आपसे कर सकता है। हम उसकी आइडेंटिटी अगर मांगे ना कि भाई तुम पुलिस वाला वाकई यूनिफॉर्म तुमने पहना हुआ है, कि आप वाकई पुलिस, हमें अपने कार्ड दिखाओ, हम ये नहीं कर सकते पाकिस्तान में। हालांकि बाय लॉ वी कैन, इट इज आवर राइट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम लॉ, अब देखें यहाँ पे अगर चाइल्ड लेबर लॉ है, ठीक है, अगर आपको शायद कुछ नजर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, हल्का फुल्का लिखा हुआ है, देखिए छोड़ लिखा हुआ है ना, अप टू 30 आवर्स, देखिए आवर्स भी लिखे हुए हैं। ये देखिए ये नजर किसकी नजर आ रही है आपको बच्चों बहुत क्लियरली? जी ये आपका है कि आपके पास ये आपके पास चाइल्ड चाइल्ड लेबर लॉ है पूरे आगे देखें। चाइल्ड लेबर लॉ अलग है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो कि देखें फ्लोरिडा में वर्क अप टू 30 आवर्स पर वीक, यानी पूरी वीक में 30 आवर्स से ज्यादा आप से ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा बिफोर, नॉट बिफोर, यानी कोई बच्चा अगर चाइल्ड है आप समझे 6:30 से पहले उसको कॉल नहीं कर सकते और 11 बजे के बाद उसको कॉल नहीं कर सकते। अच्छा हालांकि देखें ना ये जो जिस जगह के में ये जो प्लेस हुआ है ये बेसिकली पेट्रोल पंप के साथ जो शॉप है वहां पे है ये। और आपको पता है पेट्रोल पंप तो होता 24 आवर्स है, लेकिन आप जो है ना जो उसके पास वो है, जब किसी जगह वो चाइल्ड अगर कोई है मतलब 18 से अंडर 18 है तो उसको आप इस तरह नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये पूरे लॉ लिखे हैं, सिर्फ आप जस्ट गिविंग यू आइडिया। ठीक है, अभी आर दिए हैं आपको यहाँ पे दिए हैं। अच्छा फ्लोरिडा नो मोर देन 6 कंसेक्यूटिव डेज इन एनी वन वीक, ये भी है। ठीक है, ये पूरे ये नहीं कर, अब ये तो आपके पास कौन से लॉ हो गए? चाइल्ड लेबर लॉ। अच्छा मिनिमम वेज इन फ्लोरिडा, ये देखें ये पूरा। अच्छा ये वहां हर स्टेट के अलग अलग हैं, पूरे मुल्क के कोई लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है,
जैसे ये 2 एम्प्लॉयज है, सारी की चीज लिखी हुई है इसके अंदर। अच्छा, वर्कर्स कंपटीशन वर्क फॉर यू, ये पूरा लिखा हुआ है। ये फ्लोरिडा लॉ प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन के बेस ऑफ रेसेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, नेशनल ओरिजिन, डिसेबिलिटी, एज, प्रेगनेंसी और मैरिटल स्टेटस, किसी चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, कन्वर्ट अंडर द लॉ, ये पूरा आ गया इसके अंदर। एक और आ गया, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रजा, कलर, रिलीजन, जैसे ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई। क्लियर है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है? और अगर देखें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा करेगा, आप ये नंबर दिए हुए बकायदा, ये आपका जो है ना, ये है आपके फ्लोरिडा थलासी स्टेट है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, ये वॉइस मैसेज पे कर सकते हैं। सर एक एक चीज दी हुई है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये है, वो जो एम्प्लॉय के साथ होगा, यहाँ पे नंबर उसके पास है, वो अगर अगर वो कंप्लेन कर दे तो फिर वो फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी से आके उसको एक्शन लेंगे। ठीक है बच्चों? यस। अच्छा, हम अब चलते हैं उसके ऊपर ना, जो हमारे पास बुक है। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस। चलें, ग्रेट। अच्छा जी, तो अब देखेंगे, हमने देखा कि लॉ जब भी बिजनेस को जो कोई अपनी एक्टिविटी करता है अपना, तो उसमें लाजमी उसके साथ ना कोई जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अब ये सारे लॉ है, सिचुएशन है, ये सब इसको 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 आपने कंसीडर करते हुए अपना बिजनेस को एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से करता रहे और वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करे। ठीक है, लॉ, कंज्यूमर राइट्स एंड मार्केटिंग बिहेवियर, ये भी एक, तो ये तो अपने एम्प्लॉय का आ गया। फिर वो बाहर के जो लोग हैं, सोसाइटी, उसका ख्याल करना है उसको। साथ साथ जो है, जो मार्केट, जो कंज्यूमर राइट है, जो आप सेल कर रहे हैं, वो उसके राइट अलग हैं। ठीक है, और मार्केटिंग बिहेवियर वो अलग है। इस तमाम चीज़ों को, इस सब चीज़ को कंसिडर करके आपको फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। यानी ये हमें हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ बिजनेस की जो है ना वो प्रॉफिट लॉस और अपनी जो प्रोडक्शन की और सेल को सिर्फ कंसीडर नहीं करना, बल्कि सेल के अलावा बाहर की चीज़ों को भी हमें, जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको भी ज़हन में रखना है। ऐसा ना हो कि हम जो है कोई ऐसा करें, बिज़नेस एक्टिविटी करते रहें, उससे जो है फिर हम हमारे पास जो है ना केस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको इस तरह समझें कि मैं कहता हूँ, एक आपने जो है वो बिज़नेस में आपने वो क्या कहते हैं उसे, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से बहुत आपने फ़िल्टर कोई नहीं लगाया और सारा धुआँ निकल रहा है। उससे सारा जो है ना एयर पॉल्यूट हो रही है, तो गवर्नमेंट आपको एक्शन ले सकती है उसके ऊपर, इस क्योंकि वो आपको करना है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर आपकी जो वेस्ट है, आप फैक्ट्री के जो वेस्ट है, अगर आप किसी नियर बाय कोई आपका रिवर है या कोई लेक है, अगर आपने उसको वहाँ पे फेंका है, तो वो भी आपके गवर्नमेंट के आपके एक्शन ले सकती है। या आपने अपने घर के अपने जो सॉरी फैक्ट्री के बाहर जो है, अगर कोई आपने वो सारी जो है ना वो गंदगी फैलाई, जैसे पानी-वानी बह रहा है या कोई और ऐसा मटेरियल आपका बह रहा है जिससे लोग चलने-फिरने लोगों का प्रॉब्लम हो रही है, तो अगेन ये आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं होता ना कि हाँ, लॉ तो यहाँ पर भी है लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पानी अगर बहा रहा है और रोड अगर खराब हो रही है, तो ये इसकी कंपनी की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब ये सारे एक्ट हैं सारे। तो ये डिस्क्रिप्शन एक्ट है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो चीज़ आप बता रहे हैं ना उसको डिटेल पूरी एक-एक बताएँ आप। कि आप बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हेयर जो है वो हेयर ऑयल आप बेच रही हैं, तो उसमें जो भी कंटेंट है वो आपको यू हैव टू गिव डिटेल ऑफ द एवरी कंटेंट वेरी क्लियरली। कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर उसको कोई साइड इफेक्ट है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। कि ये लोग इस्तेमाल करें, ये लोग ना करें। बहुत ही अच्छे उसमें लिखना होता है। अगर नहीं बताया आपने तो फिर बाद में केस हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी 1987 है, 68 में ये आया। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारा आई होप कि ये हमारी चीज़ हमारी हाउ डू मोनोपोलीज डेवलप। अच्छा, ये मोनोपोलीज हम ये अब आगे निकल के आ गए। अच्छा, मोनोपोलीज किसको आता है? मेरा ख्याल है ये जो ईमान आप बताएंगे, मोनोपोलीज, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलीज? मोनोपोलीज
I have no idea. अच्छा, चलें उर्दू आप बता सकती हैं मोनोपोली? मोनोपोलीज ये जब है ना कोई एक बिजनेस जो होता है वो मार्केट में रूल करता है और कोई कंपटीशन भी नहीं होता वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली का मतलब होगा देयर ओनली और वो वन। प्राइसेस सेट करते हैं अपनी मर्जी से और एक्सप्लॉइट भी करते हैं कंज्यूमर्स को जी, जी, प्राइसेस से। बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल दे सकती हैं कोई? ताकि मैं ईमान की थोड़ी क्लियर हो मुझे। पाकिस्तान में तो वापटा है पर ये गवर्नमेंट मोनोपोली है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो सकता है? कराची में क्या हो सकता है? वापटा पता कराची में नहीं लेकिन मुझे कराची में पाकिस्तान क का कराची में की इलेक्ट्रिक है ना? पूरे पाकिस्तान में एक ही इलेक्ट्रिकल कंपनी है ना वापटा तो वो नहीं, नहीं। गवर्नमेंट मोनोपोली है ना। जी, जी, लेकिन जो कराची के अंदर जो है ना, कराची में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई है, के इलेक्ट्रिक, ठीक है? और ये प्राइवेट के अंदर है। आपको पता है ये बात? नहीं अच्छा, कराची के अंदर जो है ना, ये हमारे पास ये है, क्या नाम है इसका, के इलेक्ट्रिक है। और देखें ये तो वापडा तो ओवरऑल है ना, लेकिन हर एक की लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, और जो फैसलाबाद में फेस्को है, फैसलाबाद वो एक मेन जो है ना वो वापडा वाले हैं। वापडा है, वाटर क्या है? वाटर पावर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। तो ये जो है ये सारी इरिगेशन वगैरह सारा वो करते हैं, लेकिन फर्दर इन्होंने अपने अपने जो शहरों कंट्रीज के अंदर फर्दर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान जो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक ये असल में प्राइवेट है ये इसके अच्छे खासे 51% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, बाकी इनके पास है। तो ये इनकी मोनोपोली है। मोनोपोली का बेसिकली आप जो बताया आपने बिल्कुल सही बताया आपने कि इसको और अगर मैं सिंपल अल्फाज में बता दूं कि मोनोपोली बेसिकली वन सप्लायर एंड सो मेनी कस्टमर्स, ठीक है? इफ देयर इज ओनली वन सप्लायर फॉर एनी प्रोडक्ट दैट मीन्स दे हैव द मोनोपोली। अच्छा, जहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बेसिकली मोनोपोली अगर आपके आपके अगर आपके पास मोर देन 30 35 40% भी आपके पास अगर शेयर वो है, मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर आपको पता है बच्चों, दोनों को पता है मार्केट शेयर? यस Yes, sir. जी बताइए क्या क्या मार्केट किसे बोलेंगे? फिर आप मार्केट किसे बोलेंगे? पहले ये बता मार्केट मार्केट। शेयर यही कि पूरे मार्केट में हमारा टोटल शेयर कितना है कितना कितने शेयर है? परसेंट। वेरी गुड। तो मार्केट किसे बोलेंगे अगर ब्रॉडर सेंस में? व्हाट इज मार्केट इन अ ब्रॉडर सेंस? कोई व्हाट भी इज? market where suppliers and buyers get together. वेरी गुड, शाबाश। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसको अगर और ब्रॉड सेंस में हम देखें ना तो बेसिकली जो मार्केट कह सकते हैं जो कस्टमर को कह सकते हैं, टोटल कस्टमर जो है, ठीक है? मार्केट शेयर का मतलब बेसिकली में कितने तो कस्टमर। हाँ, सर हाँ। जी, जी। तो सर यहाँ पे मोनोपोली ये नहीं होगी कि जो ओनर है वो कस्टमर का फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज उसके पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं ऐसे ही है। तो वो ऐसे ही। ज्यादा हाई रेट में उनको चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन भी इसका बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सही कहा, ये ऐसा ही है। लेकिन मोनोपोली जो है ना जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो ये कहते हैं ओनली वन सप्लायर एंड मेनी कस्टमर्स, ठीक है? ओनली वन सप्लायर। एक से दो हो जाएंगे वो ड्यूओपोली हो जाएगी। दो से अगर चार पांच छह हैं तो वो कहलाएगी कि ओलिगोपोली, ठीक है ना? वो तो डिटेल हम देख रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। और एक्सप्लॉइटेशन जो जो उसके ड्रॉबैक्स हैं मोनोपोली के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये बकायदा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बकायदा बुक में लिखा हुआ है। अगर आपके 40-45% आपके पास 40% भी अगर आपके जो है ना शेयर, अगर मार्केट शेयर आपके पास है, मार्केट शेयर का मतलब है 40% कस्टमर आपसे परचेज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम कहते हैं उनकी मोनोपोली पावर है। इन नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ये होगा कि अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो मोनोपोली का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर है और बहुत से कस्टमर हैं। तो लेकिन अगर बिजनेस के हम जब डिटेल देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार अगर आपके पास 40% भी अगर आपके पास मार्केट शेयर है तो हम कहते हैं यार इनकी तो मोनोपोली है भाई। हालांकि इन नॉट इन एब्सोल्यूट रियल टर्म्स। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आप लोगों को? इस बात को समझिएगा थोड़ा। यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, सॉरी बिजनेस। इकोनॉमिक्स में तो हम क्या कहेंगे, ओनली वन सप्लायर एंड सो मेनी कस्टमर, ठीक है? लेकिन जब बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई एक फर्म अगर अराउंड 40% शेयर भी उसके हैं, उसकी वजह क्या है? 40% के बाकी जो 60% लोग हैं वो छोटे 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 5-5 10-10% उनके पास मार्केट शेयर है।
अगर 40% आपके पास शेयर है, बेसिकली यू हैव द मोनोपोली पावर, नॉट द मोनोपोली बट मोनोपोली पावर। क्या ये मैं अपनी बात समझा पाया आप लोगों को? Yes, Yes. sir. वेरी गुड, शाबाश। चलें, अच्छा अब दोनों चीजें क्लियर हो गई ना आपका। मोनोपोली का मतलब एक सप्लायर, बहुत से कस्टमर। लेकिन मोनोपोली पावर बेसिकली कौन सी होती है? जिसमें आपसे एक से ज्यादा आपके पास अराउंड 40% भी आपके पास शेयर है, तो ये हैव द मोनोपोली पावर। ठीक है। अच्छा, जहां अभी अभी उरूज कह रही थी, ये बल्कि ईमान कह रही थी कि भाई ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि आपके आपके पास आपके अलावा सप्लाई कोई नहीं है। इसके इलेक्ट्रिक में क्या होता है? आपने देखा, हम सिर्फ कराची की बात करते हैं ताकि समझने में आसानी है। आपने देखा होगा कि भाई ये रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं पर यूनिट, बट वी हैव नो चॉइस। आपके पास जो है ना वो कभी लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही, वी हैव नो चॉइस, वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। हमें क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम आपके घर में जनरेटर लगाना पड़ता है या तो। लेकिन अगर हमें अगर अल्टरनेटिव हो, मिसाल के तौर पर अगर जनरेटर हमें तमाम, क्योंकि उसकी इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, उसके अलावा मुस्तकिल चला रखे हैं तो वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसकी जगह डीजल या पेट्रोल हम लगाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। गैस करें तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है, कभी गैस कभी आती है कभी नहीं आती है। अगर तो इस वजह से आपको ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, आप लोगों शायद बहुत छोटे होंगे, शायद आपके बचपन में आपने सुना होगा हमारे पास टेलीफोन कंपनी सिर्फ एक होती थी। वो कौन सी होती थी? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीटीसीएल थी। आपके शायद अगर अपने अब्बू से पूछें या अपने दादा से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि आप पहले टेलीफोन के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल वेट करना पड़ता था जब आपको टू हैव द टेलीफोन कनेक्शन। आप सोचिए कितनी अजीब, आपको इतनी अजीब सी बात लगी यार, ये क्या रहा है? 10 15 15 साल वेट करना पड़ता। आप आज आपने एप्लीकेशन दी तो हो सकता है 10 साल के बाद आपका नंबर है जब आपका टेलीफोन आपके घर में टेलीफोन लगे। मोबाइल को तो छोड़ दें, मोबाइल तो था ही नहीं ना पहले। अब सोचिए ना कितना वो थी मोनोपोली। उसके बाद क्या हुआ? फिर आस्ता-आस्ता फिर जब मोबाइल फ़ोन आया, तो मोबाइल फ़ोन में जो सेल्युलर कंपनी जो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो थे, वो पाकिस्तान में सबसे पहले मोबिलिंक थे। ठीक है? अब सिर्फ मोबिलिंक थी और शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, इसकी जो सिम है ना सिम, ये सिम जो है ना 4,500-5,000 रुपए की सिम बिकती थी। अब ये सोचिए कि आज से 15 साल 20 साल पहले 4,000 की 5,000 की वैल्यू कितनी थी? यानी परचेज़ आप यानी आज उस ज़माने के 5,000 6,000 ये 15-20 साल पहले, इस वक़्त के तकरीबन जो है समझ लें कि 30-40,000 के करीब तो होंगे। तो यानी कि जस्ट टू गेट अ सिम आपको इतने पैसे देने पड़ते थे। क्योंकि आपके पास के कनेक्शन बहुत लिमिटेड थे और सप्लायर सिर्फ एक था, कौन था? मोबिलिंक। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपने देखा है कि अब जो है वो आपके पास उसके बाद मोबिलिंक के बाद फिर इंस्टाफ़ोन आया, अब तो खैर वो उसका नाम चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपके पास ये वारिद आया, उसके बाद फिर जो है ना आपके पास यूफ़ोन आया, उसके बाद फिर आपने देखो टेलीनॉर आया, ये और भी तीनों चारों पाँचों जो है ना, अब क्या है, अगर मिसाल के तौर पर आपको प्रॉब्लम आती है, मोबिलिंक वाले मसला करते हैं, चलो भैया महँगे इतने रेट ज़्यादा बढ़ा दिए या सर्विस अच्छी नहीं है, आप यूफ़ोन पे चले गए। उसके पैकेज अच्छे हैं, आपने टेलीनॉर पे चले गए, आप चले गए ज़ोंग पे चले गए। ज़ोंग सबसे आखिर में भी ज़ोंग नहीं आया। मैं कल समझ में मेरी बात आ रही है? कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही? Yes. अच्छा, तो ये बेसिकली इसमें ये होता है कि आपके पास जो जब एक ही फर्म होती है तो अभी आपको इस वक़्त जो है, वो मोनोपोली पावर किसी की भी नहीं है। या अगर मैं टेलीफ़ोन की जो उसकी मोबाइल की बात करूँ। क्योंकि तमाम अब अच्छा अब आपने देखा होगा कि इसकी वज़ह से होता क्या है, अब ज़रा-सा किसी ने रेट बढ़ाया किसी कंपनी ने, फ़ौरन लोग दूसरी साइड पे चले जाते हैं। मैं छोटी-सी मिसाल दूँ आपको। अभी मेरे पास जो है ना, वो जो मेरे पास वो उसका क्या नाम है, आपको पता है 5 सिम ले निकाल सकते हैं एक 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 शनाख्ती कार्ड के ऊपर। मेरे पास जो है वो ज़ोंग का था, ज़ोंग का मैं व्हाट्सएप का पैकेज करवाता था, तो वो तकरीबन ₹50 में होता था व्हाट्सएप का पैकेज। ठीक है ना? पूरे महीने का व्हाट्सएप पैकेज ₹50 बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मोबिलिंक वालों ने क्या किया, मेरे पास वारिद का नंबर है। अब वारिद वारिद मोबिल आपको पता है वारिद और मोबिलिंक एक कंपनी हो गई है। पहले 2 अलग-अलग थी, इनका मर्जर हुआ है, बल्कि टेक ओवर हुआ है। अच्छा, कैन एनीबॉडी तो टेल मी? किसी ने बाय कर लिया था। जी, जी, तो इसको मर्जर कहेंगे या टेक ओवर कहेंगे? मर्ज होगा ना, क्योंकि दो फर्म्स जो है वो अब दोनों एक हो गई। नाम है, हाँ, दोनों के लेकिन नाम आ रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ना परचेज़ कर ली ना। अच्छा, नाम भी हो सकता है वही का वही रखें, लेकिन अगर देखें टेक और मर्जर में फ़र्क है। टेक ओवर क्या होता है कि अगर मोबिलिंक ने वारिद को परचेज़ कर लिया है, ठीक है? उसको तो वो आ गया टेक टेक ओवर, यानी आपने उसको ले लिया। लेकिन अगर आपके पास मर्जर है, तो मर्जर का मतलब ये होता है कि मोबिलिंक भी है
और वारिद भी है। अब दोनों ने अपने बिजनेस को कंबाइन कर लिया और दे आर रनिंग बिजनेस टुगेदर। दिस इज तो कॉल्ड ये बस। दोनों ने मर्ज किए है ना। लेकिन ये जो कंडीशन आपको, ये जो मोबिल लिंक है ना, असल में एक्चुअली क्या हुआ है कि मोबिल लिंक ने वारिद को परचेज किया, ठीक है। इसीलिए अच्छा जी। अच्छा अच्छा वो परचेज किया कि ये वारिद जो है ना, ये दुबई की कोई कंपनी फर्म थी, एतिसलात गालिबन है उसकी थी शायद। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि इन्होंने इसी वजह से, अच्छा इसकी एक और वजह आपने देखी होगी, अगर ये मर्जर होता है इन दोनों का, तो वारिद का कार्ड भी आप ले रही होती हैं और जैस का भी ले रही होती हैं। लेकिन अब आप जब लेने जाती हैं कार्ड या लोड, तो आप जैस का डोर डलवाती हैं। अगर किसी के पास, आपको आप लोग तो यू फोन ने दूसरा फोन को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग वारिद या ये कर रहे हैं, उनको क्या किया इन्होंने, आपका सिर्फ अब जैज हो गया, वारिद का नाम खत्म होते जा रहा है, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से वो वारिद की चीजें भी चल रही थी, वारिद का कोड अलग था, इसका कोड अलग था। अब आस्ता 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 ये सिर्फ आपका जैज चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, मैं आपको मिसाल दे रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो ज़ोंग का जो है वो पैकेज व्हाट्सएप को होता था, और वो होता था 50 रुपीज़ का, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एवरीथिंग, 50 रुपीज़ में होता था। अच्छा, अब इसके क्या हुआ कि अभी शायद आपने टीवी पे शायद ऐड भी देखा होगा। अब ये जैज़ वालों ने एक ऐड लगाया है, वो लगाया है कि पूरे महीने का व्हाट्सएप आपके पास 200 जो है ना वो वारिद और मोबिल लिंक 200 मिनट्स फ्री इस पैकेज के अंदर, 20 अदर नेटवर्क और 2000 एसएमएस। ये तमाम चीजों का सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू पे अराउंड 67,000, सॉरी 67 रुपीज, यानी 67 रुपीज में आप जो है ये तमाम चीजें ले सकती हैं। क्या ले सकती हैं? आपके पास 2 GB आपका जो है ना तकरीबन व्हाट्सएप का डेटा है। अच्छा, उसके बाद जो 200 एसएमएस, सॉरी 200 जो है वो वारिद और मोबिल लिंक मिनट्स आपके पास है, 20 अदर नेटवर्क पे, और 2000 एसएमएस। ये सारा का सारा ओनली 67 और फॉर द होल मंथ, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा अच्छा, जब ये पैकेज आ गया तो जाहिर है, क्योंकि हमारे पास मोनोपोली तो नहीं है ना जोंग की, हमने उसको उठाया, हमने इस पे जिम ले लिया, आराम से ले लिया हमने। तो बेसिकली जब आपके पास ये कंपटीशन जब होता है ना, तो जो लोग जो हैं, वो जो फर्म है, वो प्राइस बढ़ाने के बजाय प्राइस को कम करती हैं। अच्छा, अगर आप दोनों के पास इकोनॉमिक्स भी है ना बच्चों? यस। अच्छा, नो ठीक है। सर। आपके पास नहीं है इकोनॉमिक्स? ईमान के पास नहीं है? नहीं सर, मेरा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जिसके पास इकोनॉमिक्स है उसको तो पता होगा कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, इलास्टिसिटी अगर होगी, अगर आप इलास्टिसिटी अगर आपके पास, अगर वो आपकी वो है, अगर आपकी इनइलास्टिक नहीं, अगर इलास्टिक है तो आप प्राइस कम करेंगे, और आपके पास इनइलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड। डिमांड पे आपका असर कम पड़ेगा। और आपके इलास्टिक अगर है तो आपके जरा सी प्राइस बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी। तो आप क्या करती है, प्राइस को बढ़ाने के लिए प्राइस थोड़ी सी कम करती है, जरा सी प्राइस कम करती है तो बहुत ज्यादा सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, आपके ओवरऑल रेवेन्यू में आपको इजाफा होता है, ठीक है। जी। चले चले, अब हम आगे चलते हैं। तो मोनोपोली डेवलप बेसिकली, अच्छा मोनोपोली की ना अब डेवलप कैसे होती है, इसकी मुख्तलिफ वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी, जैसे आपको पता होगा कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि वारिद ने मोबिल लिंक ने, सर ये मोनोपोली की कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मतलब जो एग्जिस्ट करती हो कि वो सही में मोनोपोलीज हैं? जैसे आपको के इलेक्ट्रिक एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जैसे आपको पता होगा, ये जो इनका भी मोनोपोली है, जो एक फर्म है, ये जो लीवर, आपने शायद सुना होगा। आपको पता है लीवर ब्रदर्स की जो है, हमारे घर के अंदर अराउंड 80% प्रोडक्ट वी आर यूजिंग फ्रॉम लीवर। पहले यूनिलीवर थी, यूनिलीवर जिसमें ये यूके की कंपनी है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ आ गई, के इलेक्ट्रिक आपकी है, ठीक है। आपके पास ये भी कह सकते हैं मोनोपोली, ये आपके पास सुई सदर गैस जो है, बिकॉज गैस के लिए आपको यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? नो, ठीक है। ये मोनोपोली हो गई। अच्छा, और आपके पास जो है और क्या हो सकती है, पाकिस्तान रेलवे जैसे, ठीक है ना, पाकिस्तान रेलवे जो है
आपके जी। पास या अच्छा पहले एक ज़माने में पीआईए की थी, डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आप तो मतलब जो यू आर सो यंग ना आपके 17, 18, 20 साल के आप लोग हैं। आप देखें कि आपने जो आज से जो पिछले 20-25 साल पहले 20 साल 15-20 साल पहले क्या होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पीआईए ही जी था डिसीज़न मेकिंग। देयर वाज़ नो अदर ऑप्शन। अच्छा उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है वो एयर ट्रैवल भी बहुत कम पर था। सर पीआईए जो थी वो गवर्नमेंट की है ना, तो वो गवर्नमेंट मोनोपोली हुई, तो वो लोग तो हायर प्राइसेस नहीं ना चार्ज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं होता। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब आप जो कह रही हैं ना कि मोनोपोली जो होती है वो हमेशा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती, हमेशा बुरी नहीं होती। ये भी आपको जाके जी। पढ़ेंगे। ऑलवेज़ इट इज़ नॉट ऑलवेज़ नेगेटिव मोनोपोली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपको बताऊँ कि मैं 99 हाँ 89 में मैं गया था कराची से पसनी। तो वो पीआईए से गया था। वो ज़ाहिर है कोई दूसरी ऑप्शन तो था भी नहीं। अच्छा वहाँ पे सिर्फ़ यू नो हाउ मच आई पेड आई पेड अराउंड 300 समथिंग वन वे टिकट जो सिर्फ़ 300 का था। और जो दूसरा जो मतलब दूसरा जो फ एक एक था फोकर इनके पास पीआईए के पास होता था। फोकर में 44 पैसेंजर होता था। आपने कभी इतनी छोटी जहाज़ में आप बैठी भी नहीं होंगी। 44 पैसेंजर का जो प्लेन था, वो इतनी छोटे डेस्टिनेशन में जाता था और वो चार्ज करता था ₹275 ओनली। ठीक है? तो ये जो था जी, बोलें? अच्छा वो लॉस में भी जाता था, लेकिन वो करते थे। इसी तरह जो गिलगित-बल्तिस्तान अगर आप में शायद किसी को जाना हो बाय एयर गिलगित-बल्तिस्तान, तो वहाँ पर वो हालाँकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पर वो चलाते हैं। जैसे अभी कहा आपने कि भई वहाँ तो उनका जो मेन एम जो है वो प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता। इसीलिए यही वजह है कि छोटे-छोटे इलाकों में अभी भी पीआईए जा रहा है। लेकिन आपका जो है ना वो जो एयर ब्लू है, या आपकी जो है ये वो सीरीन एयर है, या आपकी जो है वो शाहीन एयर है, या अभी एक नई एक खुली है सियालकोट एविएशन जो है, वो है एयर है, वो भी नहीं है, ठीक है? तो वो क्योंकि वो जो आपके पास वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं। लेकिन अभी हम जो है ना उसकी ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोनोपोली की बात कर रहे हैं, कि यानी कि एक ही अगर वो फर्म है और सो मेनी कस्टमर और कंज्यूमर, उसे कहते हैं मोनोपोली। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो अगर यू हैव अराउंड 40-50% तो आप शेयर, तो इसका मतलब ये बेसिकली यू आर हैविंग द मोनोपोली पावर। ठीक है? अच्छा अब ये बात होती है मोनोपोली डेवलप कैसे होती है? ठीक है? अब इसके अंदर हम जो अगर हम देखें, तो हाउ इट इज़ डेवलप इसमें अच्छा इसमें क्या होता है अच्छा एक नई प्रोडक्ट आपने बना ली फॉर एग्जांपल, तो आपकी मोनोपोली का आपको दूसरों को है ही नहीं कम करने वाला। मिसाल के तौर पे अभी जब हम करंट लाइक एग्जांपल अगर हम दें, कि अगर किसी ने वैक्सीन अगर जैसे यूएसए ने अगर वैक्सीन बना ली है, तो दे हैव द मोनोपोली पावर। मतलब वो एक के अलावा किसी का वो जो जो क्या कोरोना की वैक्सीन किसी और के पास है ही नहीं। जब नहीं है तो ज़ाहिर है मोनोपोली ऑटोमैटिकली क्रिएट हो गई। ठीक है? तो आपके पास है ही नहीं। इसी तरह कुछ इसके अलावा मुख्तलिफ एक एक मोनोपोली ऐसे भी तो क्रिएट हो सकती है ना, कि अगर वो दूसरी फर्म्स पे टेक ओवर करें या बिल्कुल, मर्ज बिल्कुल, करें और उन बिल्कुल, सबको अपने कंपटीटर्स कम करते जाएं बिल्कुल, मार्केट्स। बिल्कुल, 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 ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि होल्डिंग कंपनीज़ क्या होती हैं? होल्डिंग कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि छोटी-छोटी फर्म को परचेज़ करती रहती है। और जो वो कैसे परचेज़ करती हैं? उनके शेयर वो परचेज़ सारे जी जी, जी, बोलिए। सारे उनकी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, लेकिन वो अंडर जी, एक जी, जी, बड़ी कंपनी के अंडर नहीं, बिजनेसेस होते हैं लेकिन वो जी। एक नाम के अंडर में नहीं आते नहीं। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो ये भी हो सकता है। अच्छा लीगल प्रोटेक्शन भी होती है फिर गवर्नमेंट चूज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज़ पोस्ट जैसे अच्छा ये वजह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम अगर हम चाहें कि नहीं हम जैसे डिफेंस है या पोस्टल सर्विस है, ये आपके पास जो है ना तो क्या होगा फिर वो कि हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई और किसी उसमें जाए, तो हम ये भी लीगल प्रोटेक्शन भी हो सकती है। ये भी एक वजह हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम किसी भी कोरियर सर्विस को अलाउ नहीं करेंगे अदर देन पाकिस्तान पोस्ट, तो ये हो सकता है। ठीक है? तो ये भी एक लीगल ये एक रीज़न हो सकता है कि इस तरह मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान रेलवे अच्छा देखें पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली क्यों है? आप मुझे सब वैसे बताएँ क्या वजह क्या हो सकती है?
कोई भी अपने डेवलप करे अपने वो दूसरी ट्रेन खोल सकता है, क्यों नहीं खोलते वो आपको पता है? आप में से कोई बता सकता है मुझे? अम, पता नहीं। सोच थोड़ा-सा देखें दोनों को नहीं पता मैं बताऊँ फिर मैं आपको? देखें, यस, अच्छा देखिए वजह ये है कि देखिए अच्छा अब एक मैं 2 एग्ज़ाम्पल दिए आपको ना, एक तो मैंने कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है, ठीक है? एक जो है ना पाकिस्तान रेलवे की है, तो कोई भी फर्म है वो अपने प्रोड्यूस कर बिज़नेस शुरू करता है। देखिए, अगर सपोज़ करें मेरे पास जो है ना 50 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए मेरे पास है, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं अपने मैं जो कि इलेक्ट्रिकल है मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं पावर जनरेशन प्लांट लगाऊँगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि बहुत बड़ी मुझे जगह चाहिए। ठीक है? उसके अलावा अगर वो स जगह के साथ-साथ मुझे है ना बहुत प्लांट ऐसे चाहिए जो कि बहुत लोगों को सप्लाई कर सकें, सब कनेक्शन चाहिए मुझे। यानी कि अगर मैं और मुझे ये भी पता है कि अगर किसी वक़्त भी गवर्नमेंट ने अगर मुझे ये कहा कि नहीं भई इट्स नॉट अलाउड, तो जो मैंने सारा जो इक्विपमेंट मशीनरी अगर परचेज़ की भी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, तो वो मैं किसी को सेल नहीं कर सकता। आप समझ में आ रही है आपके? तो बेसिकली ये कहलाती है बैरियर टू एंट्री। यानी कि कोई भी फर्म खोलने के लिए इतना आसान नहीं है कि जैसे बैरियर टू एंट्री और एंट्री एंड एग्जिट आसान होने का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर आप कहती हैं कि यार मुझे अपना मैंने डिलीवर कर लिया, ऐसे पापा को बोला आप मुझे जो है ना थोड़ी-सी मुझे मुझे अपना वो खोलना है, बुटीक खोलना है, ठीक है? अब पापा ने आपको बोला कि यार ये शॉप ले लो, ये 8-10 लाख की जो है ना ये जो 2-3 लाख रुपए की आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा एडवांस और 2-3 लाख रुपए आपको वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे रेंट देना पड़ेगा और ये आप कुछ वर्कर रखें और तकरीबन 10, 15, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद आपने बुटीक खोल ली है। ठीक है? अब क्या हुआ आप बुटीक चला रही हैं, ठीक है? अब क्या हुआ आपका चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। अच्छा आपने बोला नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा था कहते आप जो है ना हमें अब दिल भर गया ले यार हम जा रहे हैं, हम तो शिफ्ट हो रहे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपके पास क्या है, आपका जो रेंट है बोले ठीक है नहीं देंगे। ईज़िली आपने वो तो ज़ाहिर है आपने परचेज़ बिल्डिंग थोड़ी परचेज़ की है। वो तो रेंट दिया वो तो रेंट नहीं देंगे अगली दफ़ा। अच्छा जो आपने वर्क बैरियर टू एंट्री ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले स्किल्ड डॉक्टर्स चाहिए और फिर उसके बाद हमें मशीनरी लाइक सारी टेक्नोलॉजी चाहिए और फिर नर्स और वो सारा कुछ, ये भी तो एक बैरियर ही है ना। हाँ, लेकिन ये वो बिलियन इतना बड़ा बिलियन है जितना आपकी जो जैसे मैंने वो आप जैसे पावर प्लांट या जनरेटर वो बनाना आपको, रेलवे के अंदर बनाना, तो रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए हॉस्पिटल के लिए ना आप हॉस्पिटल जो है ना वो आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल ना बनाएँ, आप आगा खान के बाद लेवल का ना बनाएँ। आप छोटा-सा किसी जो है ना वो किसी फ्लैट के अंदर छोटा-सा बना सकती हैं छोटा-सा, कि 2-4 कमरों का, 6 कमरों का, 8 कमरों का आस-पास एक्सपेंड कर लें। इट इज़ पॉसिबल ना? अगर आप ज़रूरी नहीं है कि 50 डॉक्टर रखें, आप 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर स्टार्ट कर यू कैन स्टार्ट एंड इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल यू कैन लीव। तो ये बैरियर ऑफ एंट्री नहीं होगी क्योंकि आप इज़िली आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर फिर भी कोई स्किल्स तो चाहिए ना बिल्कुल खोलने के चाहिए। लिए, अगर हमने अपार्टमेंट में भी खोलना है तो। बिल्कुल और लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी। हाँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब आप इज़िली आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो ओपन हार्ट सर्जरी उसमें करें। आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकती हैं क्लिनिक खोला आपने पहले ओपीडी स्टार्ट की, ठीक है? फिर आस्ता-आस्ता हमारे घर के पास भी एक यहाँ पर है, उसने आस्ता-आस्ता से एक्सपेंड करना शुरू किया। लेकिन यू कैन स्टार्ट एट लीस्ट अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो यू कैन स्टार्ट इट आपके 5 तो 5 लाख से स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है? ये तो नहीं है कि आपके बहुत ही बड़ी एक साथ बन रही, लेकिन आस्ता-आस्ता एक्सपेंड कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास पावर जनरेशन प्लांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 4 और 5 लाख नहीं कर सकती ना, छोटा से छोटा प्लांट लगा दें, वो आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा कि आस्ता-आस्ता बड़ा कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर आप वो रेलवे बनाना चाह रही हैं कि रेलवे फैक्ट खोलें, तो आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना स्टार्ट कर लें। क्यों? यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रॉपर रेल के ट्रैक बिछाने पड़ेंगे और वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। यू ऐसा नहीं कर सकती हैं आप कि यार चलो स्टार्ट कर देते हैं 10 लाख से, उसके बाद आस्ता बढ़ाएँगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? यस। तो ये सर ये जो हाँ, जो ये छोटी-छोटी जिससे इन्वेस्ट स्टार्ट कर लें और बाद में एक्सपेंड कर लें तो और जो अगर आप कामयाब नहीं तो वापस जा सकती हैं। तो बेसिकली ईज़ी टू एंटर, ईज़ी टू एग्ज़िट हो जाता है। इसे कहते हैं ईज़ी टू एंट्री एग्ज़िट। ठीक है? लेकिन अगर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले पॉसिबल ही नहीं है आपको। यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट जैसे आपको मैंने पाकिस्तान रेलवे के कॉम्पिटिशन आप आना चाह रही हैं और आप चाह रहे हैं कि है ना वो रेलवे स्टार्ट करें तो यू कैन नॉट स्टार्ट। इवन के 10-50 करोड़ भी नॉट इनफ। वजह क्या है? फिर कब टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और फिर आपके पास बहुत से इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है? पावर जनरेशन प्लांट के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर आपको स्टार्ट करना। जैसे आप जो टेक्निकल की बात कर रही है ना, वो वहाँ पे
क्या कहते हैं एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आप कह रही है ना हम टेक्निकल स्टाफ चाहिए, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें तो हम जरूरी नहीं पूरा हॉस्पिटल पूरा खोलें, छोटे से स्टार्ट करके बड़ा कर सकती हैं। जब नहीं हो तो आप वापस बंद कर सकती हैं। और जो आपने पहले देखे ना, पहले रेंट पे लिया था आपने तो आपने नहीं लिया। अगर आपके पास जो पूरा बिल्डिंग आपकी है, अगर हॉस्पिटल आपने बनाया हुआ है और फॉर एग्जाम्पल अगर बंद कर दिया आपने, अगर परचेज भी किया हुआ है, तो आप हॉस्पिटल को हटाना हम हटा के उसको रेंट पे दे दें, ये कर सकती हैं आप। लेकिन अगर आपने पावर जनरेशन प्लांट लगाया है तो वो मशीनरी इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। तो ये होती है बैरियर बेसिकली। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। पक्का समझ में आ रहा है ना? ये क्या मैं अब ये बात समझा यस। पाया कि बैरियर किसे बोलते हैं? जी। तो जी। आपके वो बात क्लियर हुई कि भाई आपने जो अगर वो जो ना आपको जो जो जी। टेक्निकल लोग चाहिए सब कुछ चाहिए, तो वो आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन आपके जो जो जैसे पावर प्लांटेशन या झारखंड रेलवे या इवन की अगर आप एयरलाइन स्टार्ट कर रही हैं, तो इट्स नॉट एन ईजी, वो उसके लिए आपको प्लेन एटलीस्ट चाहिए। और शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, देखिए आप ध्यान में रखें, कोई भी एक जो प्लेन खरीदते हैं ना, प्लेन खरीदते हैं, उस प्लेन को खरीदने एक बैंक उसको जी। फाइनेंस एक बैंक फाइनेंस ही नहीं कर पाता उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बैंक अगर आपने एक बैंक जाए, आप बोले मैं आपका मिसाल के तौर पर अगर वो हबीब बैंक में अगर आपका अकाउंट है, और फिर रनवे की भी तो कॉस्ट होगी ना, वो क्योंकि वो वो रनवे वो के लिए वो बहुत वो ज्यादा वो दूर बहुत उस और से बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे है। जी। सियालकोट खोली है तो रनवे की कॉस्ट है, प्लेन की कॉस्ट है। ये देखिए सबसे पहले आपका प्लेन आपको अगर चाहिए है, तो प्लेन जो है ना एक बैंक फाइनेंस ही नहीं कर सकता। इसलिए आपको शायद ये पता हो या नहीं पता हो, आप जब भी आपको जब जो लोग प्लेन परचेज करते हैं, उसके लिए 3-4 बैंकों का कंसोर्शियम बनता है। वो 3-4 बैंक मिलके फाइनेंस करते हैं, फिर वो जहाज को फिर ऑर्डर देते हैं। बोइंग वाले को या एयरबस को, ये 2 बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जो एयरप्लेन बनाती हैं, एयरबस और ये जो बोइंग है। इनको बाकायदा वो करते हैं और फिर जो इनकी रिक्वायरमेंट देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो जहाज बना के देते हैं। ये गाड़ियाँ नहीं है कि आपने जैसे जैसे रोल्स रॉयस का नाम सुना होगा आपने। तो रोल्स रॉयस जो गाड़ी है, वो ऐसी नहीं होती कि शोरूम में खड़ी आपने परचेज कर ली। बेसिकली रोल्स रॉयस वालों को और हर एक के पास होती नहीं है वो, तो बाकायदा आपको पूरी जो आप रिक्वायरमेंट देंगी ना, वो उस ऑर्डर के यस। ऊपर वो कस्टमाइज़ वैसे ही बना के देंगे आपको, ठीक है? तो इसी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान में पता नहीं, मेरे ख्याल है शायद 1 आध रोल्स रॉयस अगर पाकिस्तान में शायद हो तो 2 हो, ज़्यादा उससे ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ठीक है? जी। तो हाँ, तो ये क्लियर हो गई बात। तो ये होती है बैरियर टू एंट्री, ठीक है? इसी तरह इसी क्योंकि एंट्री का मतलब कि यानी कि अब अगर आपने खोल लिया फिर वो एग्ज़िट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? जी। अच्छा, चलें हम आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ कंज्यूमर अफेक्टेड बाय अच्छा मोनोपोली क हाँ, ये बात आ गई ना। अच्छा देखिए, अब ये आप जो बात करें, आप जो हम बात कर रहे थे मोनोपोली के नेगेटिव पॉइंट। अब देखें, अच्छा लोअर प्राइसेज़ इफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, देखिए ये मोनोपोली के बेनिफिट बता रहे हैं। देखिए पॉसिबल जी। बेनिफिट आ गया, देखें ये हम दोनों पढ़ेंगे कि बेनिफिट भी इसके अंदर है और नेगेटिव पॉइंट है। बेनिफिट क्या हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात है। जब एक ही प्रोड्यूस कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको पता है कि अब सिर्फ लोग मुझसे ही लेंगे, तो मैं बहुत बड़ी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। और अगर आप लोग इनके पास मेरा ख्याल है ईमान के पास वो नहीं है ना, इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर अकाउंट्स भी नहीं हो गया। तो इस वजह से इनको शायद इतना मेरे पास भी अकाउंट्स नहीं है। आपके पास अकाउंट नहीं है? अच्छा, लेकिन इकोनॉमिक्स तो है आपके पास। जी, मेरा सोशियोलॉजी है, थर्ड सब्जेक्ट। अच्छा, सोशियोलॉजी है। तो लेकिन ओ लेवल से मेरा बैकग्राउंड भी सही। अच्छा आप दोनों का बैकग्राउंड ओ लेवल का क्या था? अकाउंट में पढ़ी थी आपने या वो पढ़ी थी? नहीं। नो। दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं? यस। यस सर। ओहो! ये बड़े साइंस के स्टूडेंट बड़े कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं भाई। माशाल्लाह गुड। अच्छा, तो अब आप देखिएगा कि आपके पास जो है ना लोअर प्राइस बेसिकली ये अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको है कि जब आपके जो आपके पास प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। कोई कॉन्सेप्ट है आपको कुछ जी, आइडिया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप दोनों में से कोई एक? एग्ज़ाम्पल दें कोई ऐसी चीज़। बिल्कुल घरेलू एग्ज़ाम्पल कोई दे दें आप। एवरेज यह होगा ना कि अगर हम पहले लेबर से काम करवा रहे थे तो वो दिन में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, पर अगर हमने लेबर को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया तो अब हमारे पास दिन में 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी तो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हुई ना, कि हमें लेबर को वेजेस नहीं पे करने पड़ रहे। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपकी जो 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 इक्विपमेंट की कॉस्ट भी तो काफ़ी हो सकती है, हाई हो सकती है।
क्योंकि जो उसको जो जो मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी आ सकती है आपकी। पर वो एक ही दफा की कॉस्ट होगी ना बाय करने की। हाँ, फिर बाद में आस्ता-आस्ता कम हो जाए, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल घरेलू एग्ज़ाम्पल अच्छा, आपको मशीनरी को मेंटेन करने की भी तो कई सारी कॉस्ट होगी, सॉरी बताइए? मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन भी की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा अगर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, आपके शायद समझ में आए तो देखिए ना अगर आपके पास इसके इस तरह समझें आप कि मिसाल के तौर पर आप लोग जो है ना वो समोसे बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अच्छा आप इसको 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 समझ लें कि एक बर्गर बनाने चलें, ठीक है? अब बर्गर आप बना रही हैं तो आपके पास अगर बर्गर आप लेती हैं ना बाज़ार से, तो आपको तकरीबन वो अगर कोई किसी ब्रांडेड से भी ना भी लें तो घर के पास में तकरीबन ₹200 का एक बर्गर मिलता है, ठीक है? अच्छा, अब आप देखें कि उसके अंदर क्या-क्या कॉस्ट है। आपके पास बन है, अब मिसाल के तो आपने सोचा कि यार ₹200 का बर्गर बनता है, अब आपने जब निकाली कॉस्ट, आपने बोला थोड़ी-सी लग रही है। इनके पास एक बर्गर की कॉस्ट तकरीबन ₹15 का एक बन आ जाता है और अगर वो जो कबाब है तकरीबन ₹50 का वो आ जाए, तो टोटल कॉस्ट आपने देखी गया तो एक एक बर्गर बनाने में तकरीबन जो कॉस्ट आती है, वो कोई ₹120 बनती है। ₹30 प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, लेकिन अब देखें अगर आपने लेकिन आपने आपने एक शॉप खोल ली, ठीक है? आपने शॉप खोल ली और अब पता चला आप बर्गर सिर्फ़ जो है ना वो अपने जो है ना वो एक बर्गर का ₹80 आपको मिल रहा है, प्रॉफ़िट वाला। लेकिन वो ₹80 जो है, वो आपको कहाँ तक आपको एम्प्लॉयी की पेमेंट भी करनी है, आपको मकान का रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, वो भी देनी है। तो अगर आपने सिर्फ़ 100 बर्गर आपने बेचे, ठीक है? तो 100 पूरे मंथ के अंदर, तो 100 का मतलब हुआ कि 80 और इंटू यानी ₹8000 का आपका टोटल प्रॉफ़िट हुआ। ठीक है? अब ₹8000 का जो प्रॉफ़िट हुआ, वो तो बेयर ही नहीं कर पाएँगे आप। तो तो आपने हमेशा पहले जब बिज़नेस स्टार्ट होगा तो सबको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और पता होनी चाहिए। वेरिएबल तो वेरी करती है, लेकिन अगर फिक्स जो हमारे जो रेवेन्यू है और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जी, अगर वो दोनों मैच नहीं कर रही तो फिर तो लॉस होगा ना बिज़नेस को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है और बताएँ, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, तो वो कुछ अरसे तक लॉस में ही जा रहा होता है। क्योंकि देखें, आप एक दिन पहले दिन आप जो है बहुत नहीं कर सकती। इकोनॉमी स्केल क्या हो, जैसे अभी हम आप बिल्कुल से आपने वैलिड पॉइंट बताया। अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 100 हमने बर्गर भेजे। फिर हमने क्या किया थोड़ी खर्चा और ज़्यादा बजाय हमें लॉस हुआ, हमने और बल्कि खर्चे कम करने और हमने बढ़ा दिया एडवर्टाइज़मेंट वगैरह की, हमने वो डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। 100 200 के हमने 180 के बर्गर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे पास 80 के बजाय ₹60 का मार्जिन मिल रहा है, लेकिन हमने सेल जो है ना वो तकरीबन हमने सर जब हमने जब एडवर्टाइज़मेंट की और हमने जो है ना वो प्राइस थोड़ी-सी कम कर दी, तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो सेल जो है ना वो तकरीबन 8000 तक चली गई। 8 धड़ाधड़ लाइन लग गई, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और हमने जो है ना 8000 कितनी बेच दी है? 8000 जब हमने 8000 बेची, तो ये मैं ट्राई टू एक्सप्लेन यू इकोनॉमी स्केल। तो जब 8000 आपने बेची तो देखिए अब मुझे बताइए 8000 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो अब आपको जो अब आपने जब 8000 लेंगे तो आपको आपको क्या करेंगे आपको बहुत ज़्यादा वो चाहिए बन चाहिए। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा अब आप क्या करेंगे? अगर कुछ ज़्यादा अब आपको पहले 100 बन रहे थे अब 8000 बन रहे हैं। तो अब रॉ मटेरियल आपको जो इसमें ये बन है या आपके पास जो है ना ये कबाब है या आपके पास ये प्याज़ है या जो भी चीज़ें आपके पास चीज़ें आपके पास मायोनीज़ है या केचअप है। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो है ना वो 1-1 किलो वाली बोतल नहीं ले रही। क्योंकि अब आपको 8000 बनाना है। अब आपने गया आपने फैक्ट्री डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया आपने। अब आपने जो है जी। वो जो क्या कहते हैं केचअप ये लेनी है जॉइंट वेंचर। नहीं वो जॉइन नहीं, 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 नहीं। आई वो एम टॉकिंग एक कॉन्सेप्ट होलसेल वाला भी तो हमने पढ़ा है क्या क्या कॉन्सेप्ट कि पढ़ा है? आप कम अमाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें होलसेल कि आप कम बिल अमाउंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। बिल्कुल, 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 शाबाश! बहुत वैलिड पॉइंट बताया आपने कि अब हमारे पास जो पहले 1 लीटर की बोतल लेते, अब हमने 100 केजी की ली, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो वो आपको जो है ना जो वो 1 लीटर जो है ना अगर आपका वो जो ₹500 की आ रही थी, तो जब आपने जो है ना 1000 केजी का आपने कोई अपना पूरा केचअप का अगर आपने ले लिया, तो वो जो 1 केजी आपको पड़ा तकरीबन जो 500 के बजाय सिर्फ 200 का पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा इसी तरह आपने जो है ना जो जो डॉन ब्रेड वाले जो कटे हुए बन देते हैं, आपने क्या किया कि वहाँ से डायरेक्ट आपने कॉन्टैक्ट कर लिया। आपने बोला हमें 8000 बन चाहिए, उसने बोला अच्छा भाई, उसने हमें फुल डिस्काउंट दे दिया। बोला ठीक है आपको अगर हम ₹20 का अगर बन था,
तो हम जो इसको आपको 12 रुपए का देंगे क्योंकि आप 8000 ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी कहते हैं इकोनॉमिक्स के, इसी तरह प्राइस लो होनी शुरू हो जाती है। अब पहले जो ये आपको जो एक 120 रुपीज की कॉस्ट आती है एक बर्गर बनाने में, अब आपने 200 से अपने सेल प्राइस 200 से आपने कर दी 180। आपने कम तो कर दिया, लेकिन जब ज्यादा आपने बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 120 से और गिर के सिर्फ 90 रुपीज रह गई। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो कॉस्ट जो थी 120 से आपकी 90 पे आ गई, और पहले जो आपका जो डिफरेंस था वो था 80 रुपीज का, यानी कि कॉस्ट आ रही थी 120, सेल कर रहे थे 200 की, तो 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। अब आपने 200 से 180 कर दिया, लेकिन कॉस्ट और कम होकर 90 रह गई, तो अब आपके जो है ना वो डिफरेंस कम होने का डिफरेंस और बढ़ गया, यानी पर यूनिट यू आर गेटिंग 90 रुपीज, तो प्रॉफिट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यस, समझ आ वेरी यस गुड। सर, आगे। हाँ, तो बेसिकली यही होता है कि जब आप ज्यादा इसके लिए प्रोटेक्शन करते हैं ना, तो आस्था पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं आपको। आपको शायद पता होगा, अगर आप लोगों ने कभी शॉपिंग की हो इम्तियाज से, या आपने जो है ना इससे क्या कहते हैं मेट्रो से, ना ही तो मैं ख्याल थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही है, लेकिन जो जो ज्यादातर लोग इम्तियाज जो है ना वो उससे लोग ज्यादा परचेजिंग करते हैं, क्योंकि उसकी जो वो जो है ग्रोसरी जो है ना काफी अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, चीपर रेट होता है उसका। ठीक है। अच्छा, नाहिद वगैरह पे जो चीजें, कुछ चीजें आप लोग नाहिद गए हैं कभी? नाहिद स्टोर? हाँ सर। हाँ, तो नाहिद स्टोर में देखें ना, वहाँ पे जो लोग जो जाते हैं ना, बेसिकली वो जो जो इम्पोर्टेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह नहीं मिलती, वो वहां से मिल जाती हैं, तो लोग वो ज्यादा प्राइस देके भी ले लेते हैं। लेकिन जब हम अगर हम किसी जो पर यूनिट कॉस्ट कम करने की बात करें, तो इम्तियाज जो है वो इतना सस्ते कैसे बेचता है एज कम्पेयर टू अदर? उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आपको जो है ना वो डायरेक्ट कंपनी से, फैक्ट्री से डायरेक्ट ले रहा होता है, तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट में लेता है। पहले सिर्फ एक हैदराबाद में इसकी ब्रांच थी, फिर उसकी और कराची में कई ब्रांचेस खुल गई, बल्कि अब तो और पाकिस्तान के और इलाकों में भी खुलती चली जा रही है। बेसिकली उसकी वजह क्या है कि उसकी और जब जब बढ़ते जा रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट कम होते जा रही है, तो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो वो प्राइस और कम कर रहा है। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको शायद पता हो कि पहले मेट्रो और मैक्रो दो था। तो मैक्रो जो है ना एक जमाने सबसे पहले जब सुपर स्टोर खुले थे ना, वो मैक्रो खुले थे, MAKRO, मैक्रो स्टोर के नाम से खुला था। आज से तकरीबन ना 15 साल पहले मैक्रो था, मेट्रो बाद में आया था। तो लेकिन वो नहीं चल सका क्योंकि दूसरे लोगों ने उससे कम प्राइस पे चलना शुरू कर दी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो लोअर प्राइस है, इससे प्राइस कम होती है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर और न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, जब इनके बाद प्रॉफिट बढ़ता है तो न्यू प्रोडक्ट पे लाते हैं, नई नई चीज प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाती है, ये बेनिफिट होता है। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं इसके? ड्रॉबैक क्या होता है? हाई प्राइस। अच्छा देखिए, अभी हमने देखे लोअर प्राइस, अभी हाई प्राइस की बात कर ली। हाँ, ये क्या बात हुई? क्या समझ में आ रही है किसी की बात? जी, लोअर प्राइसेस तो तब होंगी ना अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, और हायर प्राइसेस यहाँ पे ये लिखा है कि अगर मोनोपोलिस्टिक वो है मार्केट है, तो वो लोग अपनी मर्जी से हायर प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं इन बिल्कुल, ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर ये मोनोपोली, अगर लोग इसको अगर जो है, अगर ये जो जो जिसकी फर्म है, अगर वो चाहे तो उसकी प्राइस तो कम होगी, तो कम चार्ज करके लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो चाहे, देखें ये दोनों चीजें एक ही फर्म कर रही है। अगर और वो वो, अपने आप को फायदा खुद भी तो दे रहे हैं ना, अगर वो एवरेज टोटल कॉस्ट या वो रिड्यूस कर रहे हैं तो। हाँ, तो वो तो प्रॉफिट तो फिर भी है, लेकिन वो कह रहा है नहीं तो मुझे और भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, जैसे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को इंटरवेन जी। करती है, वो इनको लिमिट करती है। ठीक है ना, ये भी कहता है लिमिट चॉइस। देखिए सारे जो ना जो जो आपके एडवांटेज नजर आ रहे हैं ना, इन सबको यहाँ कर सकता है। देखें, एक तो ये अगर कोई मतलब आप ये समझें कि अगर जो मोनोपोली जिस बंदे की है, वो अगर वो अच्छा आदमी है, एक अच्छा इंसान है, और वो चाह रहा है कि यार लो मैं बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनाऊं, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं कम से कम प्राइस से बेचूं, और बहुत ज्यादा जो मैं टेक्निकल नई नई चीजें उनको दूं, अगर इतना अच्छा इंसान अगर है, फर्म की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है। लेकिन अगर यही फर्म, अगर ये अच्छी नहीं है, बुरी है, तो क्या कर सकती है? वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेगी और प्रोडक्ट भी लिमिटेड कर दे। ये देखें जरा कितनी अजीब सी बात है। वो कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट में लगा ही नहीं रहा, क्या जरूरत है मुझे, मुझे प्रॉफिट हो रहा है वैसे ही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा। बात समझ में? ये दोनों तकरीबन एक ही तरह यस। की चीजें हैं। इसमें अगर कोई इंसान है, कोई जो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अव्वल तो गवर्नमेंट जो है ना वो ये कहती है कि भाई इससे फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है। गवर्नमेंट कहती है भाई आपको जो है ना ये सारा कुछ करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको ये कर सकते हो तो चलें, वरना हम आपको, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी।
सब्सिडी ना भी दे, लेकिन वो कह के अगर वरना आपकी फर्म खत्म करना, वरना हम क्या कर लेंगे, हम इसको नेशनलाइज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें एक बात याद रखिए, सब्सिडी जब जब लॉसेस में चल रहा है प्राइस को कम करने के लिए, तो प्राइस तो ये, और जब पर जब एक सब्सिडीज तब भी तो दी जाती है अगर वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो या बेसिक नेसेसिटी हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऐसे ही वीट या राइस या बिल्कुल शुगर या बिल्कुल ऑयल। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जब देते हैं जब ये इनकी प्राइस जो है ना इंपॉर्टेंट भी है, और ये लो प्राइस पे नहीं कर सकते। अगर ये लो प्राइस पे कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट वहां रोकेगी। लेकिन अगर वो ये फर्म कहती है, कोई मैनेजमेंट कहती है भाई हम तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे इसलिए प्राइस हमने हाई की है, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भाई, आप प्राइस हाई ना करो, हम आपको सब्सिडी दें, अगर वो नेसेसिटी में आती है वो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, जी हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी देते, गवर्नमेंट को, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर ये अच्छी फर्म है और ये प्रोड्यूस करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है हम आपको वो भी देते हैं, आपको जो है ना बिल्डिंग फ्री भी देंगे, आपको टैक्स में रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है ना। देखिए, टैक्स में रिलैक्सेशन दे देना, सब्सिडी दे देना, ये दोनों का एक ही इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना। जी ठीक है। अच्छा, अनकम्पिटिटिव और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस ये भी होता है कि आपने जो है ना प्रैक्टिस जो है ना, मतलब ये हुआ आपने कंपटीशन रखा ही थी, इससे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। कंपटीशन नहीं होता है, वो नई प्रोडक्शन बनती नहीं है। ठीक है। अब ये पूरा आपसे पढ़ जी लीजिएगा, हमने ख्याल है मेरे ख्याल काफी है इतना, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ही आप लोग बोर हो जाए। इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम है, जो हम पता क्या करेंगे, हम डिस्कस वो चीजें करेंगे जो टेक्निकली थोड़ी इशू जिसके अंदर आ रहा है। ठीक है। जो सिंपल इजी जी इजी चीज है उसको रीड कर लें, लेकिन प्लीज आप लोग दोनों याद रखिएगा, प्लीज इसको रीड जरूर करिएगा। सिर्फ आप उसको जी मेमोराइज करने की कोशिश ना करें, उसको वैसे में सिर्फ जस्ट जैसे आप वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पूरा रीड कर लें बस, और आगे निकल जाएं। जब क्वेश्चन आएगा ना, आप खुद देखिएगा कि आपको खुद ब खुद ज़हन में आएगी ये ऑटोमेटिकली। जैसे अभी आप जी जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पहले से ज़हन में वो बातें आ रही है ना सारी, जो मोनोपोली में पड़ी हुई, उसको डिसएडवांटेज आपने पढ़े हुए हैं, वो आपने याद थोड़ी किया, आपने पढ़े थे, आपको फौरन आने शुरू हो गए जैसे करा। तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब रीड कर लेंगे ना, आपके ज़हन में से ज़हन से गुजर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम जब वो पेपर आएगा ना, जब क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन इट विल कम ऑटोमेटिकली इन योर माइंड। ठीक है। बेनिफिट और ये लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोशल ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट का मतलब चेकिंग ऑन कॉर्पोरेट। अच्छा, सोशल ऑडिट का मतलब बेसिकली चेकिंग होता है। ऑडिट का मतलब चेकिंग होता है बेसिकली। तो सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि सोशली कितना आप वो काम कर रहे हैं। जी ठीक है। कि आप कोई ऐसा तो नहीं है, कोई आपको जो सोशली लोगों को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, या आप कोई जो है ना वो लोगों के लिए बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये भी एक अब ये पिछले जो है ना चंद सालों से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, कि जो भी फर्म है जो सोशली बिजनेस। रिस्पॉन्सिबल। जी, एग्जैक्टली, शाबाश। जैसे कि ना आपने देखिए फौरन आपके ज़हन में आ गया सोशल रिस्पांसिबल। ये सोशल रिस्पांसिबल बेसिकली इनका अल्टीमेट जो फायदा होता है उनको वो प्रॉफिट ही हो रहा होता है, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट ही हो रहा होता है। लेकिन जो जो फर्म जो है ना सोशल रिस्पांसिबल नहीं होती, अब ये एक वो ट्रेंड चल पड़ा है कि आप सोशली कितने रिस्पांसिबल हैं, आप क्या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी अपने इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जो है ना वो आपने जो है ना वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ना कि या आपने। फिर अगर हमारे ये बिजनेस से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो वो उसके लिए जी, कोई मेजरमेंट्स लें, जैसे उसे बिल्कुल रिड्यूस करें या बिल्कुल। एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेरी गुड। मशीन्स खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ़िल्टर लगाया आपने जिसमें जो आपका जो एयर पॉल्यूशन हो रही है, या आप जो जितनी जी चीज़ें आपके पास हैं वो आपने नियर बाय रिवर के अंदर या लेक में थ्रो करने के बजाय आप बहुत जगह जो प्रॉपर डंप एरिया वहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली यू आर जी सोशली रिस्पांसिबल। ठीक है, ये बेसिकली गुड। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो बेसिकली इन चीज़ों का और फिर इसको प्रमोट भी करते हैं लोग, याद रखिएगा। सोशली जितना जी काम करते हैं ना, इसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं हम ये अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे इनकी अल्टीमेटली सेल बढ़ती है, और असल में तो अल्टीमेटली फायदा होता है ना, उनका प्रॉफिट ही हो रहा होता है, उनकी सेल एम्प्लॉयज बढ़ती की है। सेफ्टी भी सोशली जी, रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब हर चीज के अंदर आ जाती है, सोशली है, सोसाइटी की है, और जो एम्प्लॉय हैं, जिनके कॉम्पिटिटर हैं, और जो एडवर्टीजमेंट प्रॉपर कर रहे हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। अच्छा, जी कॉमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया। ये क्या है भाई। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास है वो है अभी सोशली आगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी कितना एडवांसमेंट ना करें कि आप लोग को साइड इफेक्ट हो, डैमेज हो एनवायरनमेंट को। अप्लाइंग टेक्नोलॉजी बिजनेस पोटेंशियल लिमिटेशन, देखिए ये भी आ गई।
देखिए अभी हमने मेरे ख्याल ईमान ने शायद ये कही थी कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी, हम बात कर रहे थे ना। तो अब टेक्नोलॉजी जी। आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है, कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है। अच्छा जी। उसके उसके अलावा क्या होती है, एक इसके और अंदर कुछ ऐसे भी तो होती है ना कोई प्रोडक्शन जिसमें कैपिटल ही होता है, लेबर नहीं रख सकते। हाँ, ये भी होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप बिल्कुल सही, जैसे आपने अच्छी देखिए ना, आपने पढ़ा है ना, तो आपके फ़ौरन ज़हन में आ रहा है। एक चीज़ मिसाल के तौर पर कोई जो रिफाइनरी है, वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो यू हैव टू यूज़ अ हम्म, रोबोट और समथिंग, अदरवाइज़ देखें, अगर जिन कंट्रीज़ की हम बुक पढ़ रहे हैं ना और जिनकी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिकली अगर किसी बंदे को अगर ज़रा-सा भी डैमेज हो जाए ना, तो वो मशीनरी से ज़्यादा कॉस्ट आती है उसकी। किसी का अगर एक जी। उँगली भी अगर डैमेज हो गई, तो उसकी जो कंपनसेशन जो फर्म को देनी पड़ती है, वो किसी इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इनको। इसी पूरी लॉ और रेगुलेशन पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है? और अगर लेबर हो तो उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, वो भी तो वेरी गुड। कॉस्ट है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अगर टेक्निकल बिल्कुल देनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है ना आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है ना एडवांस कंट्रीज़ में वो लेबर को कम और मशीनरी को ज़्यादा करते हैं। उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, खराब होती है, उसको कंपनसेशन भी कम देनी पड़ती है। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट लेकिन उनके लिए होता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी बुटीक की। तो बुटीक में अगर आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बनती, इसी वजह से बुटीक के कपड़े जो है ना वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? भाई आपने एक सूट पहना, आप दोनों मिसाल के तौर पे ईमान ने और रूज ने अगर 2 शादी में 2 सूट पहने हुए हैं। अब अगर दोनों के बिल्कुल सेम है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप नहीं। बोलेंगे नहीं लगता ना, क्योंकि देखो वजह क्या है, अच्छा लड़के होंगे, लड़कियों में क्या होता है कि वो एक जीन्स है, वो पूरी अगर पार्टी में जो शादी में सब जीन्स में तो बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ख़वातीन के कपड़े इसलिए महँगे ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमेशा यूनिकनेस चाहती हैं। कि मैंने जो पहना है वो कोई और ना पहना हो। तो बुटीक के इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना? तो ये जो बिज़नेस के अंदर याद रखिएगा, बिज़नेस के अंदर जो है ना ये साइकोलॉजिकल और जो लोगों का जो ट्रेंड होता है, जो उनके एटीट्यूड होता है, जो उनका जो उनकी थिंकिंग होती है, उन तमाम को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो बिज़नेस में हर चीज़ इंक्लूड होती है। अब वो जी। जी अब वो जीन्स जो है लड़कों के बनाते हैं, वो एक ही कलर एक ही डिज़ाइन के वो मास प्रोडक्शन बना लेते हैं। लेकिन बुटीक के कपड़े आपने बुटीक के कभी सुना है कि बुटीक के कपड़े जो है ना वो कि मर्दों के लिए बन रहे हैं? वो तो कोई डिजाइनर से डिजाइन करते हैं, तो वो जब ऐसे डिजाइन करते हैं तो फिर वो हाई प्राइसेस तो चार्ज करेंगे ना। किसकी बात कर रही हैं आप? इसकी जो वो बुटीक है ना? जो आप जी। लेकिन बुटीक के बिल्कुल यूनिक्स होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं। हर कपड़ा, हर सूट बिल्कुल यूनिक आपको जब जाती हैं, आप जब बुटीक के आप बोलेंगे ये चाहिए हमें। और आपने देखा अगर वो 10 कपड़े रखे हैं ना बुटीक के अंदर, तो 10 के 10 टोटली डिफरेंट होंगे। जी। बिल्कुल अलग होंगे, वो यूनिकनेस उसी के तो पैसे होते हैं। ठीक जी। है? तो अब आपके पास जो है ना ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेबर रिलेशन हो सकता है, रिलायबिलिटी हो सकती है, डेटा प्रोटेक्शन के भी देखिए डेटा प्रोटेक्शन के भी ये होता है। अगर वो यूज़ कर रही हैं, मशीन यूज़ कर रही हैं, तो डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं? क्योंकि अगर डेटा प्रोटेक्ट नहीं है, तो कोई भी आपको हैक करके उसको कर सकता है। इसी तरह तो इसके लिए मैं इसके लिए भी तो कोई स्किल्ड वो चाहिए ना, लेबर जो इसे अप टू डेट रखे और फिर नहीं उसके बिल्कुल बाद। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना जब हम देखें जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो इसका मतलब 100% टेक्नोलॉजी नहीं है, कभी मुमकिन ही नहीं है ये। ये उसको हम जो है ना आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। जी। तो बेसिकली ये रिलेशन होता है, ये उसका रेशियो होता है रेशियो। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव है, तो बेसिकली यू हैव लेस लेबर देन द कैपिटल और कैपिटल। कैपिटल मीन्स ऑल इक्विपमेंट एंड कैप। मशीनरी। ठीक है? और जी। और अगर लेबर इंटेंसिव है इसका मतलब आपके पास ये नहीं कि आपको लेबर है तो आपके पास मशीनरी नहीं है। मशीनरी है, बस यू हैव मोर लेबर देन मशीनरी जिसे क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं। जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स यू हैव मोर लेबर देन योर कैपिटल। और याद रखें बिज़नेस में इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब क्या है? आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये बात क्लियर है? जी। ठीक है? जी। चल, अब ये हमेशा रेशियो होता है बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप कैपिटल है तो आपके पास एक भी जो है ना, एक बंदा भी आपके पास जो है ना, एक एक वो आपके पास लेबर नहीं है। या लेबर है तो उसमें कोई इक्विपमेंट है ही नहीं, ये नामुमकिन है। क्योंकि मिसाल के जी। तौर पर अगर आपने हार्वेस्टिंग करेंगे ना, तो उसके लिए भी कोई कैंची-छुरी चाहिए होती है, वो भी कैपिटल ही है। जी। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? तो अब मेरा जी। ख़्याल है ये थोड़ी-सी आप रीड कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं वैसे। आईटी इन बिज़नेस डिसीजन मेकिंग ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आपको बहुत ही फैमिली सबके साथ हैं, मॉनिटर किस तरह करते हैं, ये सब बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग।
सोशल एंड जी। डेवलपमेंट एक्सप्लोरिंग, ये पूरे आप लोग रिमेनिंग कर लेंगे दोनों, ठीक है? मैंने अब मैंने रीड चैप्टर आउट कर लूँगी, जैसे अच्छा हुआ तो मैं कल डिस्कस कर लूँगी। आपकी आपकी आवाज, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो मतलब अगर कोई इशू आएगा ना, उसको पूरा पढ़ लेगा, लेकिन आप लोग करिएगा कि इसमें पेज इसकी अगर ना इसके साथ पेज नंबर उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि भाई जी फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आपको वो दे दें, मतलब रिसोर्सेज, मतलब कोई वर्कशीट जो हम करके फिर ठीक सेंड है, करते हैं आपको, ठीक है, मैंने इसके अंदर फिर मैं आपको 3 इसमें से, चैप्टर्स की। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं इसमें दे दूं या फिर दूसरे में से दे दूं, मैं इंशाल्लाह देता हूँ आपको, ठीक है? जी ठीक है। चलें हम क्लास सर कौन सी वर्कशीट? नहीं, कोई भी क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली ये कह रही है, कोई भी जैसे हमको जैसे जो 3 चैप्टर से रिलेटेड जो चीज हम देते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट हो जाए, बेसिकली ये कह रही है। तो ओके कोई सी भी ओके हो सकता है मैं इसी के चैप्टर एंड क्वेश्चन में आपको कट पेस्ट करके डाल दूं, या कोई और चीज मैं देखता हूँ किसी और बुक से या किसी चीज से निकाल के आपको दे दूं, बेसिकली वो ये कह रही है, ठीक है जी? ओके। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह इसमें जो इश्यूज होगा पहले हम वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और अगर कोई इशू नहीं हो तो फिर हम आगे अगले चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है भाई? सर जो चैप्टर रेशियो है, अम, वो हम कब पढ़ेंगे? कौन सा? रेशियो, जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह इन्वॉल्व है थोड़ी बहुत। एक वो जो कॉस्ट वगैरह का, हाँ, जब आएगा करने तो कोई प्रॉब्लम है उसमें क्या? वो तो ज्यादा आसान है, ओके वो इशू नहीं है। देखिए जैसे आपके फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, परेशान नहीं हो, हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है? ओके वो हम जो करेंगे जब आएगा, तो आप देखिए, आप जो जिस बात को हो सकता है आपको मुश्किल लगता हो वो कैलकुलेशन वाला, मैं इंशाल्लाह आपको यस सर। बहुत ही आसानी से कराऊंगा, डोंट वरी। सिंपल, आपको कोई आपको खास किस्म की मैथमेटिक्स की जिधर स्किल नहीं वो चाहिए। अकाउंट्स आएगा, जिधर अकाउंटिंग का आएगा। जी जी, फंडामेंटली जो आएगा ना, वो छोटी सी चीज होगी, वो इतनी मुश्किल नहीं है। जी आप ये ज़हन से बिल्कुल निकालना, आप ज़हन में रखें कि अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो दैट इज़ नॉट योर इश्यू, दैट्स माय इश्यू। इसका मतलब आपको समझा नहीं पाया। आप लोग ज़हन से बिल्कुल निकालें, बिल्कुल चिल रहें, चिल, कि समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछ लेंगे, तो वहीं पे दोबारा पूछ लेंगे। अच्छा, और ये भी बता दूँ आपको, इन केस अगर हमारी नहीं हो सका तो मैं एक आध एक्स्ट्रा करके समझा दूँगा आपको। लेकिन आप लोग जो है ना, आप किसी किस्म का ज़हन पे बर्डन ना डालें कि ये मुश्किल है, मुश्किल, आप ज़हन में मुश्किल है, तो मुश्किल हो जाएगी वो। बिल्कुल चिल रहें, आपसे रीड कर लें, काम का छोड़ दो तो काम करते रहें इंशाल्लाह। फिर आस्ता-आस्ता से पेस बढ़ते जाएँगे ना, फिर हम मुश्किल चीज़ें भी बताने आसानी से कर लेंगे। ठीक है? परेशान नहीं हो। क्योंकि इसका एजुकेशन पे बहुत इम्पैक्ट होता है, अगर आप लोग को ज़हन में रखें ना मुश्किल है, तो मुश्किल हो ही जाती है वो। ठीक है? जी बिल्कुल वो रहें, वो काम काट रहे हैं, कोई ठीक मसला है। नहीं, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आप सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।